So, hello and welcome to Delhi Bites, all of you, once again. So, this session is dedicated to government teaching job exams only. और यहाँ पर we will talk only regarding job, be it government हो, private हो, या फिर any other field और sector you feel like कि क्या उसमें possibilities हो सकती है. हमारा डिस्कशन उसी के अराउंड सेंट्रिक रहेगा. तो आपसे रिक्वेस्ट है, जब भी आपको कुछ क्वेरी होगा अपना हैंड रेस करोगे, आई कॉल आउट योर नेम and then surely you can share your concern. So it is more of going to be a kind of discussion instead of queries. ठीक है, तो queries के फॉर्म में हम discussions को भी थोड़ा सा entertain करेंगे. तो स्टार्टिंग विद वेरी फंडामेंटल्स एंड बेसिक्स, जो कि किसी भी मैं मीट में या किसी भी डेली बाइट्स के जो पुराने एग्जिस्टिंग स्टूडेंट होंगे जो साल 2 साल 3 साल से डेली बाइट्स पे जुड़े हुए हैं, तो उसमें मैं हमेशा एक जो स्किल वाली बात करता हूँ वहीं से मैं चर्चा को शुरू करूँगा. एंड देन मेजरली आई डिस्कस ऑन द गवर्नमेंट टीचिंग जॉब एग्जाम्स. तो जब आपकी स्किल वाली बात जब आ जाती है तो देखो, प्राइवेट सेक्टर में अगर आप जॉब करने जाते हो तो सिंपल सा दो फंडा है. S इज इक्वल टू एस, सिंपल सा फॉर्मूला है. स्किल इज इक्वल टू सिक्योरिटी. जिसके पास टीचिंग स्किल है, या फिर नॉट जस्ट टीचिंग स्किल, किसी भी तुम प्राइवेट सेक्टर में जॉब करने जा रहे हो तो स्किल ही सिक्योरिटी का की है. क्योंकि देखो, दो तरह के प्राइवेट एम्प्लॉयज होते हैं. एक एम्प्लॉय होता है प्राइवेट वाला जो देखता रहता है कहीं मेरा बॉस मेरे को देख न ले, क्योंकि वो अपने स्किल्स को लेकर कॉन्फिडेंट नहीं है. और एक प्राइवेट वाला एम्प्लॉय होता है ना, जिसको उसका बॉस लूज नहीं करना चाहता है. ठीक है, उसको उसका बॉस खोना नहीं चाहता, उसको चाहता है कि ये हमारे हमेशा काम करे. तो एक इस तरह का प्राइवेट एम्प्लॉय होता है. दूसरा ये होता है कि इंस्टीट्यूशन में हर दूसरे दिन अपना मुंह छुपाता रहता है और हमेशा किनारे निकलता रहेगा, कहीं बॉस देख ना ले, कोई कुछ पूछ ना ले. तो ये आपके ऊपर है कि अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन करते हो तो आप किस तरह के एम्प्लॉय बनना चाहते हो. कि आप एकदम फ्रंट फुट पर आके बैटिंग कर रहे हो एंड यू आर वेरी क्लियर विद द स्टफ्स दैट यू आर डूइंग इन ऑर्गेनाइजेशन, यू आर वेरी क्लियर विद द कंसेप्ट एंड यू लव योर जॉब एंड यू आर डूइंग इट. तो आपका बॉस कैन नॉट अफोर्ड टू लूज यू. ठीक है, योर बॉस कैन नॉट अफोर्ड टू लूज यू. दूसरा एक होता है कि हाँ ठीक है, तुम जॉब के लिए गए, 20,000 देने वाले थे, तुम्हारा स्किल कम था, 15,000 दे के तुमको रख लिया. तुम भी कुछ ढंग से, तुमको भी आता नहीं है, तुम भी ढंग से कुछ काम कर नहीं रहे, तुम भी इंजॉय नहीं कर रहे हो. तुम भी 15,000 पे इसलिए काम कर रहे हो क्योंकि तुमको पैसे की ज़रूरत है, और फिर कर क्या रहे हो, इधर उधर 75 जगह अप्लाई कर रहे हो, कहीं लिंक्डइन पर, कहीं फलाना, कहीं ढिकाना, इधर उधर लोगों को कांटेक्ट कर रहे हो, भाई कुछ हो सकता है क्या. और 15 की जगह अगले ने 17 दे दिया, तुम्हारा ईमान फिसल गया, तुम वहाँ 17 पे जाके कर रहे हो. 17 की जगह अगले ने 17.5 दे दिया, वहाँ चले गए. तो फिर आप यही करते रहते हो. तो प्राइवेट जॉब में अगर आप आ रहे हो तो स्किल इज द बेसिस, स्किल इज द की. तो कोई भी कैंडिडेट टीचर एजुकेशन के फील्ड में प्राइवेट जॉब में जाना चाहता है तो स्किल इज द बेसिस. अब इसमें भी बहुत तरह की चीज़ें होती हैं. दो होता क्या है कि किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में, लेट से जो एक्सट्रीम प्राइवेट पर हैं, जो एक्सट्रीम कॉर्पोरेट इंस्टीट्यूशंस हैं, लेट से कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं और ये जो टीचिंग सेक्टर्स के वेरियस इंस्टीट्यूट्स हैं, जब तुम उसमें जॉब करने जाते हो तो वो तुम्हारा नॉलेज सब्जेक्ट पर ज़्यादा देखते हैं और स्टूडेंट से इंटरेक्शन का टेक्निक कह लो, ये ज़्यादा देखते हैं कंपेयर टू तुम्हारी डिग्री. क्योंकि होता क्या है ना, वहाँ पर क्लासेस में कोई लाइन लेंथ नहीं मेंटेन करना रहता है. लाइन लेंथ तुम क्रॉस कर सकते हो. क्रॉस क्या कर सकते हो, वो कॉमर्शियल एंटिटी होते हैं, तो वहाँ पर वो ऐसा टीचर चाहते हैं जो इंटरटेनमेंट भी बनाया रहे. ठीक है, मतलब पढ़ाने पर ज़्यादा फोकस कम रहता है. जैसे जो बहुत बड़े बड़े कॉर्पोरेट इंस्टीट्यूट्स हैं, जैसे कोचिंग्स की जिनकी बात करें, या फिर कोई बहुत बड़ा कॉर्पोरेट एडटेक प्लेटफॉर्म हो. ठीक है, दो डेली बाइट्स इज रजिस्टर्ड एज एन एडटेक प्लेटफॉर्म, लेकिन डेली बाइट्स उस कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर को नहीं फॉलो करते हम लोग काम करते समय. क्योंकि कहीं ना तो कहीं डेली बाइट्स पे जितनी भी फैकल्टीज़ हैं, जो लोग भी काम करते हैं, हम लोग टीचर एजुकेशन के एकदम जो कोर सांचा होता है उसमें से निकल के आए हैं. तो हम लोग उस एथिक्स को और वैल्यू को मेंटेन करते हैं, ना कि एकदम लाइन लेंथ क्रॉस करते हैं. जैसे कि कोचिंग इंस्टीट्यूट में देखोगे, टीचर्स जेंडर के बेसिस पर कुछ भी लड़की को बोल सकते हैं, कुछ भी कमेंट कर सकते हैं, बच्चे ठहाका लगा रहे हैं. तो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की, उस तरह के कॉर्पोरेट इंस्टीट्यूट्स की ना, पेरेंट्स के प्रति और स्टूडेंट्स के प्रति एक सेंस ऑफ आंसरेबिलिटी नहीं रहती है. ठीक है, बच्चा कोचिंग में आया, क्लास लिया, गया, बात खत्म. ठीक है, कोचिंग के बाहर किस लड़की के साथ घूम रहा है, उनकी लड़की किस लड़के के साथ घूम रही है, क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है, उनके सोशल अफेयर से कोई मतलब नहीं रहता है उनको. लेकिन नॉर्मल जो स्कूल एजुकेशन होता है, जो कॉलेज एजुकेशन होता है ना, वहाँ पर मतलब रहता है. स्कूल एजुकेशन में तो बहुत मतलब रहता है, कॉलेज में थोड़ी सी लीनियंसी बढ़ती है. फिर उसके आगे आप कॉर्पोरेट में जाते हो तो एकदम ही चीज़ें एकदम वो हो जाती है. उनको बस मतलब रहता है कि भैया, जैसे मान लो, लेट से एक एग्जांपल ले लूँ, एक यूपीएससी का कोचिंग तुम ज्वाइन कर लिया, तुमने 1.5 लाख रुपये फी दे दिया. उनको घंटा फर्क नहीं पड़ता तुम किस पीजी में रहते हो, तुम क्लास से आते हो कि नहीं आते हो, तुम दारू पी के पड़े रहो, चरस गांजा लेके बच्चा पड़ा हुआ है, कुछ क्या कर रहा हो, कोई मतलब नहीं. तुमने 1.5 लाख रुपये फी दे दिया, आते हैं तो आइए, नहीं आते हैं तो मत आइए. और वहाँ से एक लेक्चर चल रहा है.
टीचर पढ़ा रहा है वहाँ भी करोड़ों कमा रहा है, वो भी एक तरह का टीचर है। लेकिन इंस्टीट्यूशंस भी बहुत अलग अलग तरीके के होते हैं। तो नॉर्मली जो टीचर एजुकेशन के फील्ड में लोग डिग्री लेते हैं, तो वो मैं मान के चल रहा हूँ कि मैं उसकी बात कर रहा हूँ कि केजी से लेके 12 तक, ठीक है, मैं ये मान के चल रहा हूँ। तो इस तरह के स्ट्रक्चर मॉड्यूल्स होते हैं। तो कॉर्पोरेट वाला जो एकदम लाइन होता है उसमें तुमको समझना होगा, उसमें नॉलेज के साथ साथ स्किल भी चाहिए, प्लस अदर कैपेबिलिटीज भी आपको चाहिए, आपके बोलने बात करने का तरीका, क्लास हैंडलिंग का सिचुएशन, ये सारी चीजें मैटर करती हैं, क्योंकि कॉर्पोरेट इंस्टीट्यूशन हर लेवल पर आपको जज करते हैं। तो वहां ऐसे इंस्टीट्यूट्स कैन नॉट अफोर्ड टू लूज देयर टीचर्स। तो ये तो एक बहुत कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर हो गया। दूसरा क्या होता है कि नॉर्मल इंस्टीट्यूट्स होते हैं जो काम करते हैं, ये सारी चीज़ें, ये भी एक तरह का टीचिंग एम्प्लॉयमेंट का सेक्टर है। तीसरा, अब धीरे धीरे पिछले 5 से 7 से 10 साल में एडटेक्स भी बहुत इवॉल्व हुए हैं, लोग अच्छे खासे लोग इसमें भी काम कर रहे हैं, ये भी एक सेक्टर है टीचिंग में जो इवॉल्व हो रहा है। प्लस स्कूल टीचिंग तो है ही, अपना जो पुराना मेथड चला आ रहा है। तो कई सेक्टर, कई लेवल पर आप भी इवॉल्व होते हो, ठीक है। तो अब होता क्या है कि बहुत से ऐसे लोग हैं टीचिंग जॉब में जाते हैं तो सिर्फ और सिर्फ बेसिक क्राइटेरिया या प्रश्न उनके माइंड में यही रहता है गवर्नमेंट टीचिंग जॉब को लेकर। देखो, ये तो प्राइवेट वाला थोड़ा मैंने बात किया, अभी जब मैं आपसे आऊँगा आप कुछ क्रॉस क्वेश्चन करोगे तो आई इलेबोरेट दैट थिंग इन अ मोर ब्रॉडर वे। बट कमिंग टू द गवर्नमेंट टीचिंग जॉब, जब हम गवर्नमेंट टीचिंग जॉब पर आते हैं तो यहाँ कहीं ना तो कहीं हमारा दायरे या हमारे फोकस सीमित हो जाते हैं। मैं पर्सनल लेवल पर ऐसा मानता हूँ कि एक बार कोई गवर्नमेंट जॉब में या किसी चीज़ में हो जाता है तो वो अपने बहुत सारे स्किल्स को क्लोज कर लेता है। अब वो लाइफ में बस इसी बात से सेटिस्फाइड रहता है कि हाँ हम सरकारी नौकरी में हैं, ना वो कुछ भी ऐसा सोसाइटी में कंट्रीब्यूट नहीं करता है जिससे ही और शी ऑल्सो फील्स हैप्पी अबाउट इट, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं वो कंट्रीब्यूट करता है। तो होता क्या है कि वहां पर आपको ये समझना होगा, जैसे रिसेंटली, जैसे एक छोटा सा डिबेट जो रिसेंटली देखने के लिए मिला था कि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि बीएड वाले प्राइमरी टीचिंग का नहीं भर सकते हैं। तो बहुत सारे मेरे पास बच्चे आगे सर बीएड करें ना करें। हमने कहा अभी तुमको जब तक 4 दिन पहले यूट्यूब पर जब तक ये हल्ला नहीं हो रहा था उससे पहले तुमको पता भी नहीं था कि कोर्ट में कोई केस चल रहा है क्या ऐसा। और हम लोग तो जितने भी एडवर्टाइजमेंट में, मैं तो डेली बैट्स पे स्पेशली कवर करता था इस बात को, कोई भी एडवर्टाइजमेंट रिलीज हुआ भैया उसमें ये क्राइटेरिया लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला किसी पक्ष में आ सकता है। और 2015-16 से पहले बीएड वाले ऐसे भी नहीं एलिजिबल होते थे प्राइमरी के लिए, वो डिप्लोमा वाले ही एलिजिबल होते थे। और ये किसी भी डिग्री में होता है, तुम टेक्निकल फील्ड में जाओगे तो वहाँ भी जो है डिप्लोमा करते हैं लोग, उसी में फिर उसी में लोग बीटेक करते हैं, ठीक है, हायर डिग्री होता है, बैचलर डिग्री होता है, एमटेक करते हैं, मास्टर्स डिग्री होता है, फिर ठीक है पीजी लेवल पर रिसर्च भी होता है, आईएससीज में लोग जाते हैं, फिर उसी तरह देखोगे डिप्लोमा भी होता है उसी डिग्री में। तो इसी सेम चीज़ टीचिंग के फील्ड में भी है, पीएचडी इन एजुकेशन होता है, लोग रिसर्च करने जाते हैं, एमएड करने जाते हैं, बीएड करने जाते हैं, ठीक है, डीएड वगैरह करके 1 to 5 वगैरह भी पढ़ाते हैं। तो एलिजिबिलिटी का वहाँ पर क्राइटेरिया खड़ा होता है एज फार एज गवर्नमेंट जॉब कंसर्न है। लेकिन जब आप गवर्नमेंट टीचिंग जॉब की तैयारी करते हो ना तो तुम अपना स्कोप तब लिमिट कर देते हो जब तुम केवल केवीएस, DSSB, एनवीएस पर विचार करते हो। देखो, दिल्ली बाइट्स पर DSSB की क्लासेस कवर करने का आइडिया इसलिए रहता है क्योंकि DSSB पे यूजुअली होता क्या है कि 1.5 साल में, साल भर में एक बार वैकेंसी आ जाती है, और वैकेंसी आ जाती है तो टाइम से रिक्रूटमेंट हो जाता है। पहले केवीएस में भी बहुत रेगुलर बेसिस पर सीट आती थी पहले केवीएस पे हर 2 साल में सीट आ जाती थी, लेकिन 2018 के बाद से लिटरली केवीएस इज सकिंग। टीचर्स का जितना शॉर्टेज है ना केवीएस में, उस हिसाब से गवर्नमेंट बिल्कुल रिक्रूटमेंट नहीं कर रही है केवीएस में। और केवीएस में लिटरली बहुत सारे टीचर्स की ज़रूरत है। एंड आपके इन्फॉर्मेशन के लिए पता है, ये जो तमाम जो बीएड वाले बच्चे जो प्राइमरी में एलिजिबल होते थे, ये केवीएस एज एन ऑर्गेनाइजेशन के रिक्वेस्ट पर ही एनसीटी ने बात अलाउ किया था, क्योंकि डिप्लोमा स्तर पर उतने बच्चे प्राइमरी की टीचिंग के लिए मिल नहीं रहे थे। तो केवीएस ने रिक्वेस्ट किया था एनसीटी से कि बीएड वालों को भी अलाउ कर दिया जाए 6 महीने के ब्रिज कोर्स के साथ। तो ये जो डिस्प्यूट है ना, इसमें इन्वॉल्व हो कि अपना डिसीजन का भी इम्पैक्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है। ये सब लगा रहेगा। टीचिंग सेक्टर इंडिया में एक तरह से कह लो गवर्नमेंट का एक अच्छा खासा एक पैसा उगाने का भी तरीका है, सरकार का भी, डोंट गो फॉर प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, सरकार का भी। उसका सिंपल सा तरीका ये है क्योंकि इसके नाम पर अच्छे खासे इंटरनेशनल फंड्स भी आते हैं, गवर्नमेंट भी फंड सेंक्शन करती है, तो ये सारी चीज़ें रहती हैं। तो ये सेक्टर कहीं ना तो कहीं डेवलपमेंट के मामले में अंडर प्रिविलेज्ड है, फंड के मामले में अंडर प्रिविलेज नहीं है। अच्छा खासा एजुकेशन पर फंड और बजट एलोकेट होता है, किस लेवल तक यूज़ हो रहा है ये एक अलग डिबेट है। हाँ खैर, वापस से आ जाते हैं थोड़ा सा स्कूल टीचिंग जॉब पर। तो ये बहुत मैटर करता है। तो जब आप टीचिंग जॉब के लिए जा रहे हो तो वो आपका डिसाइडिंग फैक्टर नहीं होना चाहिए। प्लस तुम ये नहीं सोच सकते हो कि मैं केवीएस के लिए एलिजिबल हूँ तो मैं DSSB के लिए भी एलिजिबल हूँगा।
अच्छे खासे लोग हैं जो केवीएस के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं, उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अलग है। डी ट्रिपल एस बी के लिए ऑफन बहुत सारे लोग एलिजिबल नहीं होते हैं, उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अलग है। उसी तरह जब आप स्टेट गवर्नमेंट के जॉब में आते हो, पहले तो तुमको स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट का बीच का डिफरेंस समझ में आना चाहिए। स्टेट गवर्नमेंट्स कंप्लीटली इंडिपेंडेंट होते हैं अपना डिसीजन लेने के लिए कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो रखना चाहते हैं। और लास्टली, कोई सा भी टीचिंग का एग्जाम हो, कोई सा भी टीचिंग का जॉब हो, प्राइवेट हो गवर्नमेंट हो, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट का एग्जाम पास करना कंपलसरी है। और सीटेट ऑल ओवर इंडिया वैलिड होता है। अगर आप किसी स्टेट में स्टेट टेट नहीं पास हैं तब भी, एक्सेप्ट हरियाणा, एक्सेप्ट हरियाणा। हरियाणा में जब भी कोई टीचिंग की जॉब आएगी तो हरियाणा के बच्चे के लिए बहुत जरूरी है कि वो एस्टेट भी पास किया हो। लेकिन अगर तुम यूपी के हो, तुम बिहार के हो, तुम बंगाल के हो, तुम नहीं पास की हो एस्टेट, तुम सीटेट भी पास हो तो भी चलेगा, तो भी तुम एलिजिबल हो। ठीक है, एक ये बुनियादी अंडरस्टैंडिंग आपको रखना चाहिए। थोड़ा सा इन शॉर्ट जो है ना, मैं डी ट्रिपल एस बी के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया या केवीएस एनवीएस पर आने से पहले थोड़ा सा एक बात आप ये भी समझो, स्कूल वाइज भी तुमको फर्क समझ में आना चाहिए। जो नवोदय विद्यालय संगठन होते हैं, जो एनवीएस होते हैं ना, एनवीएस इंडिया में एक हॉस्टल टाइप के स्कूल्स हैं, और वो उसमें प्राइमरी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, क्लास 6 एंड अबव होता है। जो भी नवोदय विद्यालय संगठन होते हैं इंडिया में, तो जब भी कभी एनवीएस में जॉब निकलेगा ना, तो तुम श्योर रहना कि प्राइमरी का उसमें नहीं है। कहीं मतलब कहीं बात करते समय तुमको पहले से क्लियर रहना चाहिए कि एनवीएस का मतलब ये हो गया कि उसमें प्राइमरी नहीं है। ठीक है, बहुत सारे कैंडिडेट्स होते हैं जिनको ये बात डिफरेंस नहीं समझ में आता है। केवीएस क्या है, उसमें प्राइमरी है। ठीक है, केवीएस में प्राइमरी है और वो 1 से लेकर 12 तक है। और डी ट्रिपल एस बी में सेम चीज़ है, पीआरटी उसमें भी है, टीजीटी है, पीजीटी है। बहुत लोगों के मन में आता है कि सर हम 9th-10th का टीचर कैसे बनेंगे। देखो 9th-10th के लिए ना डायरेक्ट रिक्रूटमेंट नहीं होता। बेसिकली टीजीटी वाले टीचर्स ही 9th-10th में पढ़ाते हैं स्कूल्स में। अमूमन यही होता है कि वही लोग पढ़ाते हैं, प्रमोशन वगैरह करके उनको कर दिया जाता है। और बहुत बार होता है कि पीजीटी वाले टीचर्स को भी दे देते हैं पढ़ाने के लिए, कि बहुत बार ऐसा होगा पीजीटी वाले टीचर को ये लोग दे देंगे 9th-10th पढ़ाने के लिए, और टीजीटी वाले को भी दे सकते हैं। तो उसमें रिक्रूटमेंट नहीं होता। बेसिक रिक्रूटमेंट का फॉर्मेट यही है गवर्नमेंट टीचिंग जॉब में, कि या तो प्राइमरी का होगा, या तो टीजीटी का होगा 6 to 8 होगा, या तो पीजीटी का होगा। और हाँ, कभी भी आप पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए अप्लाई करते हो ना, पीजीटी के लिए, तो वहां पर तुमको सीटेट का डिग्री कंपलसरी नहीं होता है। आई मीन सीटेट का सर्टिफिकेट कंपलसरी नहीं होता है। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर बनने के लिए अगर तुम पोस्ट ग्रेजुएट हो तो पीजी के साथ केवल बीएड पर्याप्त है तुम्हारा टीचर बनने के लिए। कोई भी सीटेट पास करने की जरूरत नहीं है। लेकिन क्या पीजी हो तो सीटेट का एग्जाम देने की जरूरत नहीं है क्या? नहीं, ये तो एक स्टूपिड कंक्लूजन है, सिंपल सा। अब यार तुमको क्लास 6 और 8 का टीचर बनना होगा तो तुमको सीटेट पास होना जरूरी है, चाहे तुम पीजी नहीं पीएचडी चाहे जो करके आ जाओ। तो क्या पीजी वाले को सीटेट नहीं देना है क्या? नहीं देना चाहिए ना। कल को टीजीटी का वैकेंसी आएगा तो तुम क्या नहीं भरोगे क्या? अब जैसे किसी कैंडिडेट ने मेरे से कहा लास्ट, जब इस तरह की गवर्नमेंट टीचिंग जॉब का सेशन हो रहा था, तो उसका क्या कहना था कि सर मैं तो पोस्ट ग्रेजुएट हूं ना, मैं क्यों टीजीटी दूंगा, मैं तो 11th-12th पढ़ाना चाहती हूँ। एक सेकंड, जो तुम पढ़ाना चाहते हो कोई ज़रूरी नहीं कि तुमको वही मिलेगा। पहली चीज़ तो ये भी क्लियर रखो, ठीक है। अब होगा क्या कि अब तुमको 11th-12th पढ़ाने के लिए मिल रहा है फूलमती देवी इंटर कॉलेज। कॉलेज कहाँ पर है? ऐसे जगह पर है जहाँ कुत्ता भी नहीं जाता है सब्जी ढूंढ रोटी ढूंढने, ऐसी जगह पर कॉलेज है, सड़क नहीं जाता है। वहाँ पर तुमको टीचर बना दिया गया 11th-12th का, उसमें तुमको मिल रहा है 15,000 रुपये। अब तुमको टीजीटी में गवर्नमेंट में DSSB में मिल रहा है 70,000 रुपये। तुमको क्लास 6-7 को पढ़ाना है, तुम खुद ही देख लो तुम क्या चूज़ करोगे। तो तुम्हारे जो सिद्धांत वाली बात है तुरंत पीछे छूट जाएगी, तुरंत तुम स्विच मार दोगे जॉब। तो लेकिन वो स्विच मारने का क्राइटेरिया तो तब रहेगा ना जब तुम पास रहोगे। तो ये भी बहुत ज़रूरी है कि आपको एग्जाम देना है। जैसे बहुत सारे बीएड के बच्चों का ये कंसर्न था, जो अभी स्टूडेंट सीटेट का बैच ज्वाइन कर रहे हैं डेली बैच पे, कई लोगों का ये है कि सर सीटेट वाले तो अब पेपर 1 के हिसाब से एलिजिबल नहीं रह गए। यार जैसे हटाया गया कल को वैसे इंक्लूड भी किया जा सकता है। तुम अपना प्रिपरेशन रखो पेपर 1 के हिसाब से भी। अगर सीटेट तुमको अलाउ करता है देने के लिए, तुम दे के पास करके रखो उसको। कल को एलिजिबल कर देगा तो फिर डिग्री ढूंढने नहीं जाओगे। रिसेंट डेज में बहुत सारी ऐसी वैकेंसीज आई है कि बच्चे टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट का एग्जाम ही नहीं पास हैं। अभी रिसेंटली आपने सुना होगा बिहार में 1,70,000 सीटें आई हैं। बिहार में इस समय जो सिचुएशन चल रहा है ना, जो बच्चा केवल एलिजिबल है ना एग्जाम के लिए, उसको सरकारी नौकरी रखी हुई है, एकदम लिटरली रखी हुई है। पीजीटी में तो केवल एलिजिबल हो जाओ तुम बिहार में, तुम्हारा इस बार सिलेक्शन है। 1,70,000 सीटें है, उतने कैंडिडेट्स ही नहीं है भाई। प्राइमरी में क्या था,
थोड़ा कंपटीशन होता तब तक सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन सुना दिया है। उसके बाद भी बिहार के सरकार ने सबका पेपर करा दिया है, पेपर सबका इन्होंने ले लिया, बीएड वालों का भी। उन्होंने कहा कि इस पे बाद में हम डिसाइड करेंगे क्या करना है, ठीक है, तो पेपर उन्होंने इनका भी ले लिया। तो ये सब कुछ छोटे छोटे फैक्टर्स हैं जो आपको अपने माइंड में रखना होता है पेपर देने से पहले। तो यू नेवर नो कि किस तरह के गवर्नमेंट जॉब में आप जाने वाले हो, ये आपको नहीं पता है। तो आपको क्या करना है कि अपने सभी एवेन्यूज तो ओपन रखना ही होता है। एट द सेम टाइम तुम प्राइवेट जॉब में डिसाइड कर लो कि तुमको इंस्टीट्यूट जाना है, स्कूल जाना है, एडटेक में काम करना है, तुम एक सेक्टर चूज कर लो, ठीक है, तुम एक सेक्टर चूज कर लो, कोई सेक्टर कहीं नहीं जा रहा है तुम्हारा। ऐसा नहीं है कि देखो ऐसा सोचो, सिंपल सा बात ऐसा सोच लो, एक मैं तुमको एग्जांपल दे रहा हूँ, एक बिजनेस का तुमको एग्जांपल दें। बहुत पहले जब वो पीएनटी वाले फ़ोन आए थे, ठीक है, पीएनटी वाले फ़ोन समझ रहे हो ना, जो पुराने बेसिक फ़ोन आते थे जिसमें लोग टाइप करते थे, कुछ दिखता नहीं था, तो पहले वो फ़ोन आया। तो तुम देखते हो कि उस समय बहुत सारे एसटीडी पीसीओ आईएसडी करके खुला रहता था, तो लोग जाते थे वहाँ से फ़ोन मिलाते थे, तो वो एक बिजनेस था। तो देखो समय के साथ मार्केट में टिकता कौन है, काम वही है, टेलीकॉम सेक्टर वही है, दूर संचार यंत्र हमेशा रहेगा, दूर संचार तुमको करना ही करना है। तो अब है क्या, देखो चीज़ें कैसे चेंज हो गई। पहले क्या था, पीएनटी बेसिक का दुकान था, तो तुम्हारा एसटीडी पीसीओ आईएसडी लोग खोल के बैठ जाते थे, उसमें भी अच्छा पैसा बनाते थे। फिर समय के साथ क्या चेंज हो गया, मोबाइल फोन्स आ गए। अब तुमको उसी दुकान को ना रिचार्ज की दुकान में चेंज करना होगा। जब रिचार्ज की दुकान खोल लिए तो एक समय के बाद लोग को हाथ में गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, ये समझ में ये आ गया। अब लोग क्या खुद ही रिचार्ज कर लेते हैं बैंक से पैसा कटवा के, दुकान पे जाते नहीं है। हाँ तो ठीक है, अब हर दूसरे दुकान पे मोबाइल पे टेम्पर्ड लगवाने, कवर लगवाने लोग जाते हैं। तो ये मैंने पिछले 25 ईयर्स का दिया। हर 25 ईयर में देखोगे 5 to 10 ईयर में किसी भी सेक्टर या बिजनेस में सैचुरेशन आता है। तो जैसे जो सैचुरेशन आता है, अपग्रेड कर दिया, बिजनेस वही टेलीकॉम का है, जो इवॉल्व हुआ वो कमा रहा है, ठीक है। 10 रुपए के ये प्लास्टिक का जो कवर ऊपर लगा हुआ है, ये टेम्पर्ड कितने का, 5 रुपए मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट नहीं है भाई, ठीक है। ये जो रबड़ लगा हुआ है प्लास्टिक की क्या कीमत है, कुछ कीमत नहीं है, 5-10 रुपए का होगा ये प्लास्टिक, लेकिन मार्केट में जाओगे 100 रुपए तुम्हें चार्ज कर देगा इसके लिए। टेम्पर्ड की क्या कीमत है, कुछ नहीं, तो मार्जिन उस पर अच्छे होते हैं। तो कहने के ऐसे ही टीचिंग सेक्टर में भी है भाई, तुम स्कूल जो चल रहे थे ऑफलाइन, जो सारे मोड चले थे वो सारा चल रहा है, जो इंस्टीट्यूट चल रहे थे वो सारे चल रहे थे, और ऐड हुआ है, एडटेक्स भी साथ में ऐड हो गए हैं। ऐसा थोड़ी नहीं कि एएलएस, वाजीराम और ये तमाम जितने ऑफलाइन दिल्ली में बड़े बड़े कोचिंग चल रहे थे यूपीएससी के बंद हो गए हैं, ऐसा कुछ नहीं है, सब एज यूजुअल चल रहा है। तो सेक्टर्स चलते रहेंगे, तुमको भी चूज करना होगा किस तरह के सेक्टर में तुम सेट बैठ रहे हो। हर सेक्टर में हर आदमी सेट नहीं बैठता है। जैसे मैं एडटेक के सेक्टर में काम करता हूँ, तो मैं ये जानता हूँ, मैं अच्छे खासे लोगों के साथ काम किया हूँ, हर आदमी के लिए नहीं है ये, हर आदमी सेट नहीं बैठता, हर आदमी मुताशिर नहीं है, हर आदमी मैनेज नहीं कर सकता है, सब उतने लोग हैंडी नहीं है। तो तुम हैंडी नहीं हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, तुम दूसरा सेक्टर चूज करो। तुम देखो कि हमको किस में रिलायबल है, मेरा सोसाइटी, मेरे घर, मेरे अगल बगल लोग क्या चीज़ एक्सेप्ट कर रहे हैं, या तो तुम्हारे अंदर इतना गट्स हो कि तुम दूसरा एक्सेप्ट करा लो, ठीक है। जैसे मैं जब नेट जा रहा था, मैं दिल्ली में था, तो एक इंस्टीट्यूट में मुझे 70,000 मिल रहा था पढ़ाने के लिए, 68,000 69,000 कुछ ऐसा ही था, और काट पीट के साथ 62-65 देते थे ये लोग अराउंड। तो आई वॉज वेरी क्लियर कि नहीं नहीं, मतलब हमको नहीं करना है, लेकिन वो ठीक ठाक पैसा दे रहे थे, लेकिन हमको था कि मुझे नहीं करना है। दैट टाइम आई वॉज बिल्डिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ डेली वाइट्स की टीचर एजुकेशन के सेक्टर में होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। तो तुम पिछले 4 साल का मेरा लाइन लेंथ देखोगे ना, देखोगे टीचर एजुकेशन पे ही लाइन लेंथ है मेरा। ये नहीं कि अगले दिन मैं चले आया कि अरे ये कर रहा हूँ कि आओ नीट की तैयारी करा रहे हैं, जेई की करा रहे हैं, नहीं नहीं, नॉट दैट वे। लाइन लेंथ एकदम क्लियर है, टीचर एजुकेशन के को विजन एकदम क्लियर है। इस सेक्टर में सभी फील्ड, सभी इंस्टीट्यूट के अच्छे अच्छे टीचर्स, प्रिंसिपल्स, डायरेक्टर से मैं डायरेक्ट बात कर सकता हूँ, डायरेक्ट। तो कहने का मेरा सेंस क्या है कि उस सेक्टर में काम करते 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 मैंने एक सेक्टर चूज कर लिया कि दिस इज द सेक्टर दैट आई एम गोइंग टू मेक माई करियर। तो आप अपने सेक्टर को भी लेकर ही चूज क्लियर रहो कि हमको किस सेक्टर में जाना है। लाइक आई वॉज वेरी क्लियर कि मेरे को गवर्नमेंट में नहीं जाना है। दो जो लोग थोड़ा सा, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं मेरे साथ पढ़ते पढ़ते थोड़ा सा पर्सनल लेवल पे मुझे जानते हैं, तो जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन, मेरी फैमिली में ना मेजॉरिटी ऑफ दम नहीं, 100% एक्सेप्ट मी, सारे के सारे गवर्नमेंट जॉब में क्लास 1 ऑफिसर, सब के सब गैजेटेड क्लास 1, सब के सब, ठीक है। मतलब ऐसा है कि अगर हम लोग फैमिली मीटिंग में बैठेंगे, अगर मैं एक ऐसे पेन उछाल दूं जिसके सर पे गिरेगा वो क्लास 1 गैजेटेड ही होगा, सब एक्सेप्ट मी। तो बहुत लोगों को लगता है कि नहीं नहीं तुम्हारे पास ये अपॉर्चुनिटी था, नहीं अपॉर्चुनिटी नहीं था, मेरे लिए चैलेंज था।
बिकॉज पीपल वर नॉट अलाइंग मी टू डू, क्योंकि उस लेवल पर मेरे पास 75 और भी ऑप्शन थे, ये कर लो, वो कर लो, ये कर लो, वो कर लो। ठीक है, तो कहने का है कि सेक्टर्स हमेशा इवॉल्व होते हैं। जब मैं दिल्ली में अपना ऑफिस वगैरह सारा कुछ सेटअप कर रहा था, सारा काम भी शुरू कर लिया था, अचानक से कोविड आ गया। तो ऐसा नहीं है, देन ऑल्सो आई वाज वर्किंग, तब मैं धीरे धीरे काम कर रहा था अपना। तो सेक्टर्स वो होते हैं, तुम टाइम के साथ कितना इवॉल्व करो, ये सबके बस की बात नहीं है, ध्यान रखना भाई, ये सबके बस की बात नहीं है। क्योंकि टाइम के साथ नया स्किल क्या है और क्या चीज़ सीखना है, इसकी समझ सबको नहीं होती है। ठीक है, तो उसके लिए आपको मार्केट वॉच रखना होता है बहुत तगड़े से। जैसे मैंने तुमको ये एक वाला एग्जांपल दिया, मोबाइल वाला, तो उससे तुम कनेक्ट कर पा रहे हो उस बात से। क्यों? सुबह शाम मैं इस तरह की न्यूज़ देखता हूँ, कंटेंट देखता हूँ, पढ़ता हूँ, तो मेरे को समझ में आ रहा है कि जॉब की क्या रिक्वायरमेंट है, क्या है। मैं बैचेज में पढ़ाता हूँ तो बच्चों को हमेशा कहता हूँ कि तुमको पैसा कमाने वाली चीज़ों पर फोकस करना है। फोकस करने, इसमें कोई टैबू नहीं है। लेट्स बी वेरी क्लियर, लेट्स रिमूव दिस टैबू, स्टार्ट वर्किंग ऑन इट एंड लुक फॉर द अदर एवेन्यूज, और ये नॉलेज तुम्हें सभी सेक्टर्स में हेल्प करेगा। खैर, कमिंग बैक अगेन, तो प्राइवेट सेक्टर का तो ये है। और स्कूल्स में ये होता है कि जितने भी केवीएस वाले स्कूल हैं वो 1 to 12 के होते हैं, गवर्नमेंट जॉब वाले होते हैं, उनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया शॉर्ट में मैं आपको समझा दे रहा हूँ। टीजीटी का क्या होता है, ठीक है, ट्रेन ग्रेजुएट टीचर का क्या होता है। मैं पीआरटी का नहीं समझाऊंगा क्योंकि पीआरटी पे थोड़ा सा डिस्प्यूट है, लेकिन फिर भी मैं शॉर्ट में 1-2 लाइन में समझा दूंगा पीआरटी का भी क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। मेजर फोकस हमारा टीजीटी और पीजीटी पर है, केवीएस पर। फिर मैं थोड़ा सा डी के रिगार्डिंग समझाऊंगा, और एनवीएस पर मैं कुछ डिस्कस नहीं करूंगा, क्योंकि अगर तुम डी के वी एस के लिए एलिजिबल हो तो तुम एनवीएस के लिए एलिजिबल हो। बस एनवीएस में प्राइमरी जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है। और कोई भी नवोदय विद्यालय संगठन में आप कभी भी एडमिशन आपका मतलब एज अ टीचर आप बनते हो तो हमेशा तो वो हॉस्टल वाले स्कूल होते हैं, तुमको वहीं जाके रहना होगा। तो फॉर्म वॉर्म भी अप्लाई करने से पहले ये सब आप लोगों को क्लियर रहना चाहिए। यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन, जस्ट रेज योर हैंड, आई विल कम टू केवीएस डायरेक्टली। थोड़ा सा एलिजिबिलिटी आप देख लो, ठीक है, आपको आइडिया होना चाहिए। किसी को कोई डाउट, जस्ट रेज योर हैंड। ओके, थैंक यू फॉर नॉट हैविंग एनी डाउट। शॉर्ट में मैं देख लेता हूँ प्राइमरी का अभी तक क्या रहा है, ठीक है, शॉर्ट में मैं कवर कर दे रहा हूँ आपके लिए। जानते रहो बस, सो दैट तुमको पता रहे कि चेंजेस क्या हुई हैं। आई होप अब आप स्क्रीन देख पा रहे होंगे। सिंपल सा क्राइटेरिया था उस समय, ठीक है। अच्छा, ये देखो कमाल की बात, ये देखो एडवर्टाइजमेंट भी मैंने क्या गजब का उठाया। उस समय भी मैंने जो बात लिखी रही होगी वो, इसीलिए स्क्रीनशॉट का ये एरिया देखो आज ही मेरे स्लाइड में एडेड है, आज भी इंपॉर्टेंट। B.Ed candidates can apply and go through the selection process, but their inclusion in the panel based on merit will be subject to the outcome of SLP in the Honorable Supreme Court. ठीक है, देखो यहाँ लिखा है, However, once the candidate appear in written examination, fees paid by the applicant will not be refunded. देखो ये केवीएस वाले आज भी लिखे हुए हैं। और सोचिए जब मैंने उस समय ये बात कवर किया होगा तो मेरे वीडियो में बात तब भी मेंशन है। इतनी छोटी सी बात आप जाके देखिएगा, यूट्यूब पर सर्च करना, लोग ये चीज़ कवर नहीं करते क्योंकि उसकी समझ उनको खुद नहीं है। तो पहले क्या था कि भैया सिंपल सा, तुम्हारे पास ग्रेजुएशन में कोई भी डिग्री है, तुमने ग्रेजुएशन कर रखा है, 50% मार्क्स के साथ B.Ed है, यू आर एलिजिबल, और सीटेट में पेपर 1 पास हो तुम। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड, साथ में क्लास 1 सेकेंड दीजिए मुझे। हाँ देखो, अब यहाँ क्या दे रखा है कि कोई बच्चा यहाँ पर क्या हो, सीटेट में पेपर 1 पास हो, एलिजिबल है। नॉर्मल ग्रेजुएशन 50% मार्क्स, B.Ed के साथ सीटेट पेपर 1 पास हो, एलिजिबल हो। अब यही वाला क्राइटेरिया, ये जो था, ये केस जो है, ये जो केस चल रहा था, ये NCT हार गई तो नॉट एलिजिबल हो गए। ठीक है, तो किसी को इससे कुछ डाउट, प्राइमरी का सिंपल सा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है, इससे बहुत डिस्कशन नहीं करेंगे हम लोग। कुछ डाउट है किसी को, कोई ऐसा है जो D.Ed वाला हो, कुछ कंफ्यूजन? ठीक है, ओके, थैंक यू। देन आई कम टू टीजीटी डायरेक्टली। आप एडमिशन से पहले जो भी कुछ आप कर रहे हो, थोड़ा एलिजिबिलिटी वगैरह को लेकर आप समझते रहिए। अगेन विल कम टू, नाउ विल कम टू टीजीटी। अगेन आप स्क्रीन देख पाएंगे मेरा, ओके। अब हम आ गए केवीएस के टीजीटी पर।
डायरेक्टली देखो इस तरह की वैकेंसीज इस बार सेशन में देखने के लिए मिली थी, तो तुम ये भी देख सकते हो कि तुम कहाँ पर सेट बैठ रहे हो। बहुत सारे लोग पूछते हैं सर मेरे इस फील्ड से वैकेंसी आती है कि नहीं आती है। क्यों नहीं आती है सर, मैं पॉलिटिकल साइंस से हूँ। हाँ तो पॉलिटिकल साइंस से तो जाके चौथे नंबर वाला चूज कर लो, सोशल साइंस एलिजिबल हो, जाके चूज कर लो सोशल साइंस वाला, एलिजिबल हो। ठीक है, क्योंकि टीजीटी लेवल पे पॉलिटिकल साइंस जैसा तो कोई सब्जेक्ट होता नहीं है। इसका भी आपको अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि टीजीटी लेवल पे पॉलिटिकल साइंस जैसा कोई सब्जेक्ट नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़िए। मैं डायरेक्टली एलिजिबिलिटी पर आता हूँ। सिंपल सा क्या लिखा हुआ है, अब देखो। ठीक है, ये देखो तुमको यहाँ पर भौकाल दिख जाएगा RINCRT का। ये किसका एडवर्टाइजमेंट है, KVS TGT का। इनके एडवर्टाइजमेंट में क्या लिखा हुआ है कि 4-year इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स ऑफ रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन ऑफ NCRT इन द कंसर्न सब्जेक्ट विद एटलीस्ट 50% मार्क्स इन एग्रीगेट। खत्म बात, एलिजिबल। ठीक है, RI से पढ़े हो तो मतलब समझ रहे हो, रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन ऑफ NCRT के लिए अलग से मेंशन कर रहे हैं जॉब में ये। बाकी के सभी लोगों के लिए क्या है, बैचलर डिग्री होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ। बैचलर डिग्री मतलब किसी को कंफ्यूजन ना हो भाई, बैचलर डिग्री का मतलब है ग्रेजुएशन। कितना होना चाहिए, 50% मार्क्स के साथ। इन द सब्जेक्ट कंसर्न कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट्स एंड इन एग्रीगेट द इलेक्टिव सब्जेक्ट एंड लैंग्वेजेस इन द कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट एज अंडर। देखो अगर कोई TGT इंग्लिश के लिए अप्लाई कर रहा है, कोई लैंग्वेज वाला है, तो इंग्लिश एज ए सब्जेक्ट इन ऑल 3 ईयर्स पढ़ा हुआ होना जरूरी, अदरवाइज तुम एलिजिबल नहीं हो। TGT हिंदी, हिंदी एज ए सब्जेक्ट इन ऑल 3 ईयर्स, अदरवाइज एलिजिबल नहीं हो। TGT सोशल साइंस SST के लिए बनना है तो एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स एंड पोल साइंस में से कोई एक होना चाहिए जो तुमने पढ़ रखा हो, जिसमें से एक हिस्ट्री या ज्योग्राफी कंपलसरी है। अगर तुमने पॉलिटिकल साइंस पढ़ा है तो जरूरी है कि साथ में हिस्ट्री पढ़ रखा हो या तो जियोग्राफी पढ़ रखा हो। अगर तुम इकोनॉमिक्स से हो तो जरूरी है साथ में हिस्ट्री पढ़ रखा हो या जियोग्राफी पढ़ रखा हो। अगर तुम हिस्ट्री से हो तो जरूरी है कि साथ में तुमने जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, पोल साइंस में से कुछ भी पढ़ रखा हो। अगर तुम जियोग्राफी से हो तो जरूरी है कि हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पोल साइंस में से कुछ एक पढ़ रखा हो। ठीक है, ये क्राइटेरिया है। TGT साइंस में बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री, ये क्या है, ये कोर एरिया से कोई भी एक आपने पढ़ रखा हो। फिर TGT संस्कृत में क्या है, संस्कृत एज ए सब्जेक्ट इन ऑल 3 ईयर्स। और फिर देखो TGT मैथ में क्या लिखा हुआ है, बैचलर डिग्री इन मैथमेटिक्स विद एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स। तुम्हारा क्या है, बैचलर डिग्री होना चाहिए मैथमेटिक्स में, 2 साथ में कोई एक सब्जेक्ट, मतलब साथ में जो है 2 कोई और सब्जेक्ट तुमको पढ़ना जरूरी है, या तो केमिस्ट्री, या तो इलेक्ट्रॉनिक्स, या तो कंप्यूटर साइंस, या तो फिजिक्स, या तो स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, साथ में क्या लिखा हुआ है, ये देखो, ये जो कॉम्बिनेशन है ना भाई, यही मैं कहता हूं बार बार आप लोगों से, ये जो इतना एलिजिबिलिटी का टंटाल तुम देख रहे हो, ये सारा का सारा ग्रेजुएशन का ही है। ये सारा ग्रेजुएशन के बारे में तुमसे बात कर रहा है, कुछ और बात ही नहीं कर रहा है। तो ये तुम्हारे लाइफ में ऑलरेडी हो चुका है, तो तुम इस बात को देख के समझ सकते हो कि भैया ये तो मेरे जीवन में बीत चुका है, इसमें तो मैं कुछ बदलाव कर ही नहीं सकता हूं, तो मैं एलिजिबल हूं कि नहीं हूं, ये तो तुम्हारा ऑलरेडी हो गया ना, इसमें तो कुछ बचा नहीं है ना अब। ठीक है, अब साथ में क्या होना है, अब उसके बाद आ रहा है कि बीएड होना चाहिए, सीटेट का पेपर 2 पास होना चाहिए, प्रोफिशिएंसी होना चाहिए हिंदी या इंग्लिश मीडियम में। ये बातें उसके बाद में आ रही हैं। और देखो, जब अभी सुबह हमसे, अभी इवनिंग में कोई पूछ रहा था कि सर मेरा बीएड में जो है ये पेडागोजी है, कॉलेज वाले सोशल साइंस दे रहे हैं, ये नहीं दे रहे हैं, वो नहीं दे रहे हैं। अभी यहाँ देखो ना, लिखा है बीएड, कहीं भी लिखा है क्या कि बीएड में पेडागोजी सब्जेक्ट कौन सा होना चाहिए? कहीं नहीं लिखा है ये बात। ये तो तुम्हारा ग्रेजुएशन है ना, ये तुम्हारे कॉन्सेप्ट क्लियर है, इसे तो तुम कर चुके हो, इसमें तो कुछ बचा ही नहीं है, इसमें तो जो होना था हो गया। तो ग्रेजुएशन खत्म, दूसरा बच गया साथ में क्या, बीएड, वो तुम किसी पेडागोजी से हो। तो तुम्हारा ना क्राइटेरिया बेसिकली यहां सेट होना चाहिए। और सुनो, इसके लिए तुम ना बीएड के कॉलेज में जाके अपने किसी टीचर से मत पूछो। ठीक है, अब मैं यहां पर कुछ ज़्यादा तुमको ज्ञान दे दूंगा तो तुम्हें लगेगा कि अपने मुंह मियाँ मिट्ठू वाली बात हो जाएगी। यार देखो, तुम इस बात को समझो ना, वहाँ बीएड के कॉलेज में कोई टीचर है, वो क्या किया है अपनी ज़िंदगी में, ग्रेजुएशन किया है, बीएड किया है, एमएड किया है, इसीलिए उसको बीएड के कॉलेज में पढ़ाने के लिए रखा गया है। तो उसको ये एलिजिबिलिटी का रोज रोज चेंज होता है वो डिबेट नहीं पता है। मेरे को पता इसलिए क्योंकि मैं इस सेक्टर में बहुत ही एक्टिवली तमाम जो सारे चेंजेस होते हैं, डिसीजन लेवल पर जो लोग चेंजेस कर रहे हैं, उन लोगों से डायरेक्ट बात कर लेता हूँ। तो क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, उस पर क्लैरिटी है। ठीक है, आप यहाँ पर, और देखो ये सिंपल सा केवीएस का क्राइटेरिया है, यहीं पर तुम्हारा सारा टीजीटी को लेकर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो बहुत अच्छे खासे लोग इस मीटिंग में होंगे जो एलिजिबल नहीं होंगे केवीएस में, लेकिन अभी DSSB में देखोगे तो एलिजिबल हो जाओगे। तो तुम्हारा बीएड करना, डिग्री, जॉब ना इस एलिजिबिलिटी के भी बेसिस पर डिसाइड नहीं होना चाहिए कि यहाँ पर एलिजिबल है कि नहीं है।
तुम बहुत से ऐसे ऑर्गेनाइजेशन होंगे जहां एलिजिबल होंगे, बहुत से ऐसे ऑर्गेनाइजेशन होंगे जहां तुम नहीं एलिजिबल होगे। ठीक है, ये चीज भी आपको देखना समझना। यस अर्पिता, देन आई कम टू जानवी। Sir, यस अर्पिता, हाँ। sir, I have BSc Honors Maths and Chemistry was for 4 semesters, but Statistics was only in 1 semester. So am I एलिजिबल। eligible? यस यस, द इलेक्टिव सब्जेक्ट एंड लैंग्वेज इन द कॉम्बिनेशन ऑफ द इलेक्टिव सब्जेक्ट बस एक बार भी पढ़ रखी है तो भी है, विद एनी ऑफ टू फॉलोइंग सब्जेक्ट, विद एनी ऑफ एक सेमेस्टर में पढ़ रखा है तो भी एलिजिबल हो। 1 semester. हाँ, एक सेमेस्टर में तो भी एलिजिबल हो। Okay. देखिए प्लीज़ अब इस तरह का सब मत पूछने लगेगा सर मेरा ऐसे है मेरा वैसे है। अपना कॉमन सेंस भी यूज़ करो। ठीक है, किसी ने पूछ लिया वो बात अलग है। हाँ ये सर पिता। अच्छा यस जानवी। Hello, sir. जी सर बताइए जानवी। Sir, I have done BSc Zoology. तो PGT साइंस में सिर्फ मतलब जूलॉजी होती है वो। जी आप एलिजिबल हो ना टीजीटी साइंस में। हाँ, तो और कोई सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की तो कोई नीड नहीं है ना उसमें। तो क्यों बाकी का बॉटनी या केमिस्ट्री में से कुछ नहीं पढ़ी हो क्या? बॉटनी भी पढ़ी गई सर। क्या टू आपकी वॉइस नहीं आ ईयर्स। रही, प्लीज़ हेडफोन निकाल लेते हैं। हेलो सर। हाँ इधर ऑडिबल। यस यस हाँ। सर मैंने BSc जूलॉजी करी है, तो आप बॉटनी भी एलिजिबल हो ना बिल्कुल लेफ्ट बैचलर में डिग्री है। विद एटलीस्ट 50% मार्क्स इन द कंसर्न सब्जेक्ट। यस सर। ठीक सो है, ओके सर, थैंक यू। तो एलिजिबल हो, क्या दिक्कत है? एनी वन एल्स एनी डाउट? यस आंचल। इस जो इन्होंने टीजीटी मैथ्स का दिया हुआ है बैचलर्स डिग्री इन मैथमेटिक्स, तो इस अकॉर्डिंग तो मैं टीजीटी में एलिजिबल नहीं हूँ ना, मैं बैचलर्स इलेक्ट्रॉनिक्स है तो। हाँ नॉट एलिजिबल है, क्योंकि बैचलर ठीक है डिग्री होना सर। चाहिए मैथमेटिक्स में, बीएससी मैथ या हाँ कुछ जी इस हाँ तरह का होना चाहिए विद एनी ऑफ द टू एस फॉलोइंग सब्जेक्ट्स। ये नहीं कह रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक्स में होगा तो भी चलेगा। ठीक है सर। ठीक है, तो नॉट एलिजिबल है। यस गौरव, आपने भी हैंड रेस कर रखा था। नमस्ते सर। जी गौरव बताइए। हाँ हेलो। जी बताइए बताइए गौरव, यस प्लीज। वो मेरा गौरव की वॉइस बिल्कुल नहीं आ रही है। गौरव मैं आप पर अभी आता हूँ, ठीक है, आई विल कम बैक टू यू अगेन। ठीक है, आपका इंटरनेट में काफ़ी दिक्कत हो रही है। ठीक है, आई विल कम बैक टू अगेन गौरव। ठीक है, यस ठीक है, तो ये है बेसिकली टीजीटी का। तो सिंपल सा यहाँ पर बात आप समझ रहे हो, ये आपका ना टीचिंग जॉब में जाने से पहले तुम अपना बस ग्रेजुएशन का देखो, बाकी का बीएड का डिग्री देखो। बीएड में कौन सा पेडागोजी है वो मैटर नहीं करेगा, ग्रेजुएशन में क्या कॉम्बिनेशन बैठ रहा है वो मैटर करेगा आपके लिए। बाकी का ये सारी चीज़ें आप पढ़ सकते हो कि जो और दे रखा है, मतलब फिजिकल एजुकेशन इक्विवेलेंस में ये सारा चीज़, कंप्यूटर का है, एज बार वार ये सब दे रखा है, पेपर स्ट्रक्चर वगैरह, इस पर कुछ बात करने की ऐसा समय ज़रूरत नहीं है। और लास्टली एक मैं आप लोगों को जो और दिखाना चाहूँगा वो है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर का। जब आप पीजीटी के लिए अप्लाई करते हो तो क्या करना है, और सभी लोगों को मेरा रिकमेंडेशन रहेगा कि आप लोग कोशिश किया करिए कि समय के साथ पीजी वगैरह आप कर लो। थोड़ा पता करोगे तो आप जॉब वॉब भी कुछ भी कर रहे हो तो उसके हिसाब से सफिशिएंट इंस्टीट्यूशंस हैं यार जो करवाते हैं, तो कर लोगे। इट्स जस्ट कि तुम किसी ढंग के करियर काउंसलर उस फील्ड के कांटेक्ट करोगे तो तुमको बता देगा, ढंग के करियर काउंसलर से बात करोगे तो। ठीक है, अदर इधर उधर जाके करियर का पॉकेट के दो तो एडवाइस लोगे तो नहीं कंक्लूजन में पहुंचोगे। खैर वापस से मैं आ जाता हूँ पीजीटी पर। क्या लिखा हुआ है, सिंपल सा, 2 ईयर इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट MSc कोर्स ऑफ रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन ऑफ NCERT इन द सब्जेक्ट कंसर्न। RI के बारे में देख रहे हो अलग से दिया है। अदरवाइज क्या होना चाहिए, मास्टर्स डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद एटलीस्ट 50% मार्क्स इन एग्रीगेट। बस क्या होना चाहिए, बस पोस्ट ग्रेजुएट प्लस बीएड, सीटेट उटेट नहीं पास होना है। अब तुम्हारे पास पीजीटी इंग्लिश है, तुम इंग्लिश में पीजी हो, पीजीटी इंग्लिश के लिए एलिजिबल हो। तुम हिंदी में पीजी हो, हिंदी और संस्कृत विद हिंदी एज वन ऑफ द सब्जेक्ट एट ग्रेजुएट लेवल, तो भी एलिजिबल हो। पीजीटी फिजिक्स इलेक्ट्रॉनिक्स अप्लाइड फिजिक्स न्यूक्लियर फिजिक्स में कुछ भी पीजी कर रखा है तो एलिजिबल हो। पीजीटी केमिस्ट्री बायोकेमिस्ट्री पीजी कर रखा है एलिजिबल हो। पीजीटी इकोनॉमिक्स अप्लाइड इकोनॉमिक्स बिजनेस इकोनॉमिक्स से पीजी कर रखा है एलिजिबल हो। पीजीटी कॉमर्स मास्टर्स डिग्री इन कॉमर्स, however the holder of degree of MCOM in applied business economics shall
नॉट बी एलिजिबल, ठीक है, देख लो क्या पीजीटी में मैथमेटिक्स अप्लाइड मैथमेटिक्स तो हमने पीजी कर रखा हो, पीजीटी बायोलॉजी जूलॉजी लाइफ साइंसेज बायो साइंसेज जेनेटिक्स माइक्रोबायोलॉजी बायोटेक मॉलिकुलर बायोलॉजी प्लांट फिजियोलॉजी प्रोवाइडेड दे हैव स्टडीड बॉटनी एंड जूलॉजी एट ग्रेजुएशन लेवल, उसमें से कोई एक ग्रेजुएशन लेवल में पढ़ रखा हो और किसी उसमें भी पीजी हो तो भी तुम एलिजिबल हो। पीजीटी हिस्ट्री पीजी कर रखा है, हिस्ट्री में एलिजिबल हो। पीजीटी जियोग्राफी में पीजी कर रखा है, एलिजिबल हो। क्या बात कर रहा है अभी तक, तुमने पीजी में क्या कर रखा है। ध्यान दीजिएगा, ये तुम ना ये मत सोचना कि केवल इतनी ही सीट है, वो इस कॉम्बिनेशन के हिसाब से बैठाया है कि ये जो पोस्ट निकले थे, आपको एग्जांपल के लिए समझा रहा हूं। और साथ में क्या होना चाहिए, बीएड होना चाहिए, बस। क्या, पीजी प्लस बीएड। इसमें सीटेट नहीं रिक्वायर्ड है, इसमें सीटेट रिक्वायर्ड नहीं है। आई विल मेक इट क्लियर अगेन, इसमें सीटेट नहीं रिक्वायर्ड है, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ कि तुमको टीजीटी में नहीं रिक्वायर्ड है क्या? अबे नहीं, टीजीटी में तो रिक्वायर्ड है, पीजीटी में रिक्वायर्ड नहीं है। तो कोई बच्चा पोस्ट ग्रेजुएट है तो क्या तुमको नहीं सीटेट नहीं, तुमको देना है, क्वालिफाई करना है भाई, उसके लिए वो मैटर करेगा वहां पर। यस दिया, यस प्लीज। सर इसमें पीजीटी पॉल साइंस नहीं है? उसकी वैकेंसी नहीं आई है ना। अच्छा, ये वैकेंसीज के अकॉर्डिंग है। ये वैकेंसीज के अकॉर्डिंग है, मैंने इसीलिए बोला कि ऊपर देखो दे रखा है, ये वैकेंसीज के अकॉर्डिंग है। इनमें ये वैकेंसीज आई है क्योंकि देखो ये पीछे देखो, तुमको यहाँ पर सीट मेंशन्ड होगा। आई विल शो यू। पीजीटी कंप्यूटर साइंस, इसमें देखो, इसमें पॉलिटिकल साइंस की सीट नहीं आई है ना, वो उस बेसिस पर बना हुआ था। यस सर, ओके सर। तो क्वेश्चन उठता कि सर क्या सर सीट नहीं आती है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है भाई, सीट आती है, ठीक है। 11-12 लेवल पर चाहिए रहता है, सीट आती है। इत्तेफाक की बात है कि इसमें नहीं है। लेकिन दिया, मैं तुम्हारी जगह रहता तो समय के साथ हिस्ट्री या इकोनॉमिक्स वगैरह एक सोशल साइंस के दूसरे सब्जेक्ट में पीजी कर लेता, जस्ट फॉर सेक ऑफ डिग्री। दो मेरे पास हिस्ट्री है, स्टिल आई हैव मास्टर्स इन पॉलिटिकल साइंस एज वेल। गेटिंग माय पॉइंट, कि मैं तो पीजी उसके बाद भी मास्टर्स है पॉलिटिकल साइंस में, ठीक है। सर आई थिंक मैं इकोनॉमिक्स से एलिजिबल हूँ, पीजी हिस्ट्री से नहीं हो पाएगा। अगर आप पीजी इकोनॉमिक्स हैं तो एलिजिबल हैं। नहीं, मैंने अभी की नहीं है सर, बट मैंने इको पढ़ा है ना 2 साल, तो पीजी उसमें हो सकती है। यस यस, ठीक है। पीजी तो तुम यार, पीजी तुम हिस्ट्री में भी कर सकती हो, इकोनॉमिक्स में भी कर सकती हो, कॉमर्स में भी कर सकती हो, जो तुमको अच्छा लगे। यस सर, ठीक है। पीजी में तुम एडमिशन ले सकती हो ग्रेजुएशन के बेसिस पर। ग्रेजुएशन में, पीजी में एडमिशन लेने के लिए ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मैटर नहीं करता आर्ट साइड में, ठीक है। तो तुम उस हिसाब से अपने इंटरेस्ट के हिसाब से लेना और जॉब देख के लेना। और ये प्लानिंग तुम्हारा अभी का नहीं होना चाहिए, बात का होना चाहिए। अब आई डोंट वांट टू डू एनी गवर्नमेंट जॉब, लेकिन फिर भी मैं पीजीटी पॉलिटिकल साइंस में मैंने एनरोल कर रखा था। क्यों पीजीटी पॉलिटिकल साइंस कर रहा हूँ, पीजी पॉलिटिकल साइंस में ऐसे ही कर रखा है, बस कर लिया। हिस्ट्री के बाद कर लिया। मेरा तो हिस्ट्री वाला, तो हिस्ट्री तो एक कोर सब्जेक्ट है, तो वो तो आएगा ही आएगा, आता ही आता है, सभी जगह वैकेंसी आती है तो कम से ज़्यादा तो हिस्ट्री के टीचर का रहता ही रहता है। लेकिन उसके बाद ही मैंने कर लिया। ये कौन है भाई, EHP का? जी बताइए। हाय सर, एक ना क्वेरी थी कि टीजीटी के लिए, जैसे मैंने बीकॉम ऑनर्स कर रखी है, अब मैं और मास्टर्स भी कर रखी है एमकॉम, लेकिन सिर्फ टीजीटी के लिए एलिजिबल है। अगर मैं टीजीटी के लिए एलिजिबल होना चाहती हूँ तो क्या मैं मास्टर्स करके एमए इन हिस्ट्री करके हो सकती हूँ? एमए इन हिस्ट्री करके टीजीटी के लिए एलिजिबल? ये सर सोशल साइंस के लिए मतलब? नहीं नहीं नहीं, टीजीटी में जरा ग्रेजुएशन का मैटर कर रहा है ना, पीजी का नहीं ना। मास्टर्स के बेसिस में टीजीटी के लिए अप्लाई नहीं कर सकते? कहीं पर लिखा हुआ था वहां पे? नहीं हाँ, तो बात खत्म। सर, ये तो कॉमर्स वालों के साथ बड़ा बुरा होता है, मतलब फिर। तो ये तो अब मतलब कॉमर्स वाले के साथ तो ये भी बुरा है कि बीएड में एडमिशन लेने जाए तो डीयू और जामिया वाले लात मार के बाहर कर देते हैं, बीएचयू वाले भी। सर तो ये भी होता, आप उसके लिए क्या करेंगे? ठीक है, सिंपल सा है यार। देखो ये प्रॉब्लम्स रहेंगे, हमको उसमें नहीं आना। वी आर जस्ट फोकसिंग ऑन द ब्राइटर साइड कि ये सारा एलिजिबिलिटी है, इस पर आप डिसीजन ले सकते हो, इसलिए मैं आप लोग को समझा रहा हूँ। यस मेघा, यस प्लीज। सर हाँ एक सेकंड, गौरव क्या कह रहे हैं आप? सर जी आवाज, हाँ हाँ बोलिए। ये कह रहा हूँ सर, आवाज आ रही है? हाँ हाँ गौरव बताइए। हाँ अच्छा, हम्म, थैंक यू सर। जी गौरव जी, हाँ सर बताइए। सबसे पहले तो लास्ट मीटिंग हुई थी तो आपने एड्रेस नहीं बताया था सर अपना। अच्छा, मैंने अपना आपके घर पे आके मिठाई देनी थी ना सर। अरे वाह,
तो उसके लिए गूगल पे सर्च करिए, मेरा एड्रेस मिल जाएगा, डेली बाइट्स के एड्रेस पर आप भेज दीजिए। ठीक है गौरव, क्या चल रहा है आपके एडमिशन का? आपने आवाज जाके नहीं आ रही सर आपकी प्रॉपर। कह रहा था आप, क्या चल रहा है आपके एडमिशन का? एडमिशन ले लिया जाके आपने? फी दे दिया? हाँ सर पेमेंट हो गई है, महाराष्ट्र में हुआ था। अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है। एमबीसी में। हम्म। हाँ हाँ। चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात है एंड बहुत सारी शुभकामनाएं। आपकी साइड से थोड़ा इंटरनेट का इशू हो रहा है, विल गेट कनेक्टेड आफ्टर सम टाइम। ठीक है, इन मीन टाइम आप सुनते रहिए, ठीक है, जो भी डाउट और क्वेरी है। ठीक है, एंड बाकी मेरा एड्रेस आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं, डेली बैट्स की वेबसाइट पे मिल जाएगा, डेली बैट्स के ऑफिस पर जी आप सर। भेज देंगे तो मेरे तक पहुंच जाएगा। ठीक है, चलिए अच्छा अच्छा ठीक है। हाँ सर, अभी मैं करता हूँ जब नेटवर्क थोड़ा उधर सही हो जाएगा यस तो मैं यस करता प्लीज, हूँ। यस प्लीज, यस प्लीज, ओके हाँ हाँ, कुछ क्वेश्चन है यस यस क्वेश्चन गौरव, है। ठीक है, श्योर श्योर श्योर, विल कंटिन्यू द मीटिंग फॉर नेक्स्ट हाफ एन आवर। ठीक है, देन विल रैप अप। हाँ यस मेघा, क्या डाउट है आपका? ठीक है। सर मैं ना एक चीज पूछ रही थी, जैसे पीजीटी में वैकेंसी है और मास्टर्स के बेसिस पे अप्लाई कर सकते हैं, और मेरे पास पॉलिटिकल साइंस में ऑलरेडी है मास्टर्स, तो क्या हिस्ट्री में लूं तो सही है? क्योंकि मेरे ग्रेजुएशन में कम मार्क्स हैं, तो कर सकती हूँ टीजीटी हिस्ट्री और में, पीआरटी के लिए मैं एलिजिबल नहीं हूँ। कर सकती हूँ पीजी हिस्ट्री, क्या दिक्कत है? और अगर इग्नू से करोगी तो डेली बाइट्स पे आराम से सफिशिएंट कंटेंट अवेलेबल है मेरा, उतना हाँ पढ़ के आराम सर, से पास भी हो जाओगी। एक मेरे दिमाग में ऑल्टरनेटिव और था कि हम्म। या तो जैसे या तो एक हो सकता है पीजी हिस्ट्री कर लूं, एक हो सकता है कि अब बीएड हो जाएगी तो इसके बाद एमएड कर लूं, और जो ये कॉलेजेस हैं बीएड कॉलेजेस उनमें टीचर लगने के चांसेस हैं। आप बिल्कुल बताइए रिक्वायर्ड। बेटर ऑप्शन क्या है मेरे हिसाब से, कि मेरे बेटर ऑप्शन तो ग्रेजुएशन ये में था कम मेगा है कि इस तो बार बीएड इसमें एमएड मेरे नहीं इंटीग्रेटेड है। दे दो। सब सर, अब तो एडमिशन हो गया। अब तो एडमिशन हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। आप बीएड के बाद एमएड बिल्कुल कर सकते हो, करना चाहिए, दो डबल मास्टर्स हो जाएगा आपका। एमएड इज मास्टर्स, ये भी ध्यान रखिएगा, जैसे आपका पीजी इकोनॉमिक्स है वैसे ही एमएड मास्टर्स है हाँ एजुकेशन तो में। सर, तो अब मैं पीजी हिस्ट्री करूँ या फिर एमएड करूँ? दोनों मैं कर लो। सिर्फ इतना दोनों कर लूँ सर? पीजी हिस्ट्री, कोई बच्चा इग्नू से पीजी कर रहा है हिस्ट्री में, जितना हाँ कंटेंट मैंने दिया है, 24 घंटा पहले जाके पढ़ना 60% आएगा, 48 घंटा जाके पहले पढ़ना 65% आएगा, 72 घंटे पहले जाके पढ़ना 70% आएगा। सर, वो तो ठीक है, वो तो मुझे पता है, आपका कंटेंट तो वैसे भी बेस्ट ही है सर। अभी ठीक, बीएड पढ़ा ही है आपसे। ठीक है लेकिन मैं जनरली वैसे पूछ रही हूँ कि अगर मैं एमएड करती हूँ तो उसकी जॉब्स में नहीं रिक्वायरमेंट होती ग्रेजुएशन के मार्क्स वगैरह नहीं की? नहीं, एमएड बहुत हाई डिग्री हो जाती है ना यार। अच्छा अच्छा। कितने लोग जानती हो अगल बगल जो एमएड किए हों? सर, मैं तो किसी को भी नहीं जानती। बीएड वाले थोक भाव में मिलेंगे तुम्हें, तो जितना हायर डिग्री की तरफ बढ़ोगी फिर तुम्हारे ग्रेजुएशन पर वो बात ही नहीं करेंगे। अच्छा। और सर मैंने सुबह वाली बात का भी ना देख लिया था सीटेट में ना, मैं म- वो पोस्ट ग्रेजुएशन में 55% का है, उसमें हम्म, एलिजिबिलिटी अब डाल दी है। डाल दिया गया है। मैंने काफी देर देखा, तो मैंने रिसर्च करा तो मैंने देख लिया। पीजी का उन्होंने डाल दिया है। हाँ जी सर, हाँ जी सर, तो वही है, मैं यही डाउट पूछ रही थी कि बेटर कौन सा रहेगा। देखो तुम पीजीटी और एमएड वगैरह फोकस करो हायर साइड पर। है ना, पीजीटी, हाँ हाँ पीजीटी, पीजीटी ज्यादा पढ़ाने पे, क्योंकि मैंने काफी सोचा, आपने मेरे से मॉर्निंग में कहा था ग्रेजुएशन दोबारा कर लो, कि मुझे कोई नहीं ग्रेजुएशन नहीं, दोबारा मैंने ये करना नहीं ना, कहा कि दोबारा कर लो, मैंने कहा कि कर सकते डिस्टेंस हो, से एनरोल कर लो, कर सकती है, इसमें कोई हाँ बुराई नहीं है। कर सकते हो, हाँ वही 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 मेरा मतलब वही है। देखो मेगा, तो मुझे कोई भी लगा, ऐसा कोर्स चुन लो, मैं तुमको ऐसे बता रहा हूँ, जो एनुअल मोड में एग्जाम कराता हो साल में एक बार। अबे ये एकेडमिक एग्जाम पास करना कोई बहुत बड़ा चीज़ थोड़ी ना, 2 दिन पहले किताब पढ़ लो हाँ पास हो जाओगी। हाँ, तो ठीक सर है, मैंने यही सोचा कि दोबारा मतलब ग्रेजुएशन के लिए एनरोल करने से अच्छा है कि मैं हायर और कर लूँ, एमएड कर लूँ या फिर पीजी का एक और ले लूँ। तो तुम उसमें एनरोल कर लो ना, क्या दिक्कत है? सर, अभी तो बीएड के साथ तो नहीं कर सकते ना कुछ भी, तो बीएड के बाद ही तो एनरोल कर देखो सकते हैं ना। एनसीटी का वो डिस्प्यूटेबल है, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कि आप एनरोल कर लीजिए। देखिए 2 डिग्री पर अगर किसी का सबसे ज़्यादा सॉलिड कंटेंट इंटरनेट पर अवेलेबल है तो मेरा ही है। हाँ, तो मैं तभी ठीक है, आपसे कंफर्म करूँ। 2 डिग्री पर सबसे सॉलिड कंटेंट, जिस हाँ 2020 में जब पूरे यूट्यूब पे लोगों के मिलियन मिलियन व्यूज़ हुआ करते थे, लोग कहते थे 2 डिग्री साथ में ले सकते हो। आई वॉज द फर्स्ट वन टू टेल कि भाई नहीं कर सकते हो। मैंने आरटीआई डाल दिया गवर्नमेंट को, एनसीटी पर मैंने वो करा दिया, सब कुछ मैं ले आ दिया,
उसके बाद भी गाली देने वाले मुझे दे रहे थे क्योंकि अच्छे खासे लोग उसमें एनरोल्ड थे। उस समय से मैं उस केस को फॉलो अप कर रहा हूँ। तो उसमें क्या चेंजेस हैं, नहीं है, हो सकता है। तो आने वाले समय में ये डिबेट ज़रूर है कि अभी भी लिखा हुआ है कि जो एनसीटी से एफिलिएटेड कोर्सेज होते हैं उसके साथ आप 2 डिग्री नहीं ले सकते हो, लेकिन वो बहुत ही एम्बिग्यूअस लिखा हुआ है। तो मैं आपकी जगह पे रहता तो आई वुड हैव गॉन फॉर ग्रेजुएशन। तो सर मैं अगर इग्नू से एनरोल करती हूँ तो सर पीजी में एनरोल कर लूँ दूसरी, या फिर ग्रेजुएशन में? दोनों में कर लो। सर 2 डिग्री एक साथ एनरोल कर लूँ? कर लो, क्या दिक्कत है, आप कर सकती हो ना। तुम्हारा केस एकदम अलग है, तुम्हें करना चाहिए। और मैं तुम्हारी जगह होता तो सेमेस्टर वाला कोर्स नहीं चूज करता। मुझे रोज रोज की चुल्ल नहीं पसंद है, सिंपल सी बात है। ठीक है, मैं नहीं, एक बार इग्नू देना से पसंद करूंगा कि करूंगी। ईयर एंड में मेरे से एग्जाम ले इग्नू लो से 4 3। इग्नू में तो साल में एक बार ही होते हैं ना पेपर। हाँ मतलब सेमेस्टर वाला तुम दे सकती हो। असाइनमेंट वगैरह फिर हाँ तुमको सबमिट करने का ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन देखो, एक्चुअली देखो मेघा, तुम्हारे साथ प्रॉब्लम क्या है ना, 45% से कम मार्क्स हैं ग्रेजुएशन में। हाँ, एग्जैक्टली। इसीलिए बस मैंने बोला, अदरवाइज तो कोई ओके नहीं है। प्लस जनरल कैटेगरी है आपका। ठीक है। हाँ ठीक है, कोई प्लस जनरल कैटेगरी है आपका। तो अब उसमें क्या है कि इसलिए तुम्हें बोला, अदरवाइज तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्योंकि मैं तो फिर हायर एंड पर ही फोकस करता हूँ कि और आप पीजी कर लीजिए, ये कर लीजिए। तो सर फिर मुझे भी इतना ही समझ में आ रहा है कि पीजी एनरोल करती हूँ और पीजी के बाद फिर तुम ऑलरेडी अभी पोस्ट ग्रेजुएट हो ना। बीएड। हाँ सर। पीजी में आपके कितने सर 75% मार्क्स जैसे हैं। जैसे मैंने पॉलिटिकल साइंस में जैसे अभी वैकेंसी आपने दिखाई, तो इसमें पॉलिटिकल साइंस की मतलब कम आएगी, तो मतलब एक मतलब ऑप्शनल सब सब्जेक्ट हो जाएगा ना मेरे पास कि अगर पॉलिटिकल साइंस थी तो चलो हिस्ट्री की आ गई तो हिस्ट्री भर दी। ठीक है, हाँ ये आप कर सकते हो, उसको तुम डिस्टेंस से एनरोल करना चाहो कर लो। और फिर सर इस बीएड खत्म होती है तो बीएड के साथ जॉब के साथ वो भी कर लूंगी, जो इसकी मास्टर्स डिग्री होती है एमएड। एमएड नहीं, जॉब के साथ नहीं एमएड कर पाओगी। एमएड इज टू मच ऑफ यू नो। इग्नू से ही तो नहीं 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 इग्नू नहीं से नहीं कर सकते? नहीं 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 नहीं, टीचर एजुकेशन के कोर्सेज में तुम डिस्टेंस से एनरोल नहीं कर सकती हो इस तरीके से जैसे सोच रही हो। ठीक है, आप डिस्टेंस से बीएड नहीं कर सकती है। हर बच्चा डिस्टेंस से बीएड के लिए एलिजिबल भी नहीं होता है। सर मैंने देखा था इग्नू में एमएड की एलिजिबिलिटी, तो एलिजिबल तो मैं हो रही हूँ अगर बीएड अगर करने के एलिजिबल बाद। कर रहे हैं, रेगुलर मोड में कर रखा है तो देख लीजिएगा। अदरवाइज बीएड वीएड में एलिजिबल नहीं रहते हैं बच्चे। ठीक है, हम्म। डिस्टेंस है, इस तरह से आप डिस्टेंस से जाके नहीं कर सकते हो बीएड। ठीक है। ठीक है सर। हाँ यस निखा। थैंक यू सर। थैंक यू मेघा। यस निखा। Hello, sir. हेलो निखा, हाउ आर यू? Fine, sir. Happy Teachers Day, sir. थैंक यू निखा, एंड सेम टू यू। तो निखा सर कैसा चल रहा है? मेरी क्वारी थी। जी सर। कैसा चल रहा है आपका फिर प्रिपरेशन वगैरह को लेकर आगे? कुछ नहीं सर, कुछ नहीं चल रहा फिलहाल तो अभी। चलिए, कुछ ये बेहतर आपके लिए आपसे वेट कर रहा गाइडेंस है। चाहिए थी, क्या करूं मैं मतलब आगे। जैसे सर मेरा फाइनल ईयर अभी हुआ है, रिजल्ट आया नहीं अभी। हम्म तो मैं आपसे ये एडवाइस चाहिए कि फिर आगे के लिए मैं क्या करूं, क्या ना करूं, मतलब ग्रेजुएशन के तुम बाद इस साल मतलब। प्रिपेयर कर रही हो, ड्रॉप कर रही हो ना? यस सर, ये तो है, ड्रॉप हाँ करना देखो, फाइनल है। अच्छा ठीक यस है सर। निखा। देखिए निखा, ये मीटिंग सिर्फ और सिर्फ यस टीचर सर। एजुकेशन सीटेट और जॉब के रिगार्डिंग है। लेकिन फिर भी यस सिर्फ आपका सर। मैं क्वेरी ले रहा हूँ इस मसले पर। मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगा कि यस तुम 1 सर। ईयर की किसी डिग्री कोर्स में एनरोल कर लो। यस सर। और साथ में अपना प्रिपरेशन सर ऑन मैंने रखो। सर मैंने जैसे कंप्यूटर का कोर्स 1 ईयर का कर रखा है पहले। हम्म। तो और कोई कोर्स है तो 1 ईयर का बता दीजिए जो सफिशिएंट हो मेरे लिए। कंप्यूटर तो लाइब्रेरी साइंस कर लो। क्योंकि कंप्यूटर की डिग्री के साथ लाइब्रेरी साइंस कंबाइन कर दोगी तो लाइब्रेरियन के लिए एलिजिबल हो जाओगी जॉब के लिए, कभी सीट आती है तो। लाइब्रेरी साइंस। जी जी, यस लाइब्रेरियन के सर। लिए। ये जो केवीएस वगैरह का एडवर्टाइजमेंट होता है ना, इसमें लाइब्रेरियन के लिए अलग से सीट आती है। अगर मैं दिखा पाऊँ यस तो आपको सर। लगे, हाँ दिखा दूँ। जस्ट अ सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड। जस्ट अ सेकेंड क्लास, मुझे 1 सेकेंड दीजिए, लेट मी चेक। मेरे पास अभी उसका एडवर्टाइजमेंट है नहीं। अदरवाइज आप चेक करिएगा, उसमें लाइब्रेरियन यस के लिए सर। ना सीट अलग से आती है। यस सर। सर वो 1 ईयर का कोर्स होता है। हाँ हाँ, यस यस, 1 ईयर का होता है वो। ओके सर।
सर और कुछ भी बता दीजिए। बस बस इतना पर्याप्त है, बाकी तुम प्रिपरेशन में फोकस करो, नेक्स्ट ईयर तुम्हारा एडमिशन हो जाएगा अच्छी जगह। ठीक है सर। सर आपकी क्लास कब होगी स्टार्ट बीएड 21 की? तारीख से, 21 तारीख से होगी, 21 से। 21 सितंबर से। 21 सितंबर से। एज ऑफ नाउ जो अनाउंसमेंट है वो तो यही है। ठीक है सर। ठीक है, 21 तारीख से। ठीक है सर, थैंक यू सर। थैंक यू निका, एंड बहुत सारी शुभकामनाएं, जस्ट कीप ग्रोइंग। अच्छा, विल कम टू काजल। यस सर। काजल, हाँ एक सेकंड। यस काजल, क्या डाउट है आपका? सर हाँ यस आशिमा। सर सर आपने भी बताया ना कि लाइब्रेरी साइंस के इग्नू से होगा सर। हाँ इग्नू से कर लो, सबसे बेस्ट है। और ओके सर, किसी, डिस्टेंस मोड में ना सर? हाँ किसी बच्चे को लाइब्रेरी साइंस से कोई दिक्कत है, सीधा नुपुर मैम से कंसल्ट करो, व्हाट्सएप हैंडलर को मैसेज करना कि हमको ऑर्गेनाइजर का नंबर दे दें, ठीक है? आप आशिफा एंड ओके निखा, सर। ठीक है? वो नुपुर मैम ओके वो सर। ऑर्गेनाइजर का जो प्लेटफॉर्म का नंबर है वो देखती हैं, डायरेक्ट उनसे बात कर लेना, क्या कैसे करना है यस पूरा सर। कंप्लीट करवा देंगे, ठीक है? ओके सर, थैंक यू। ओके सर, थैंक यू सर। ओके। हाँ यस काजल, हाँ हेलो सर और जी वेरी काजल, हैप्पी टीचर्स डे। थैंक यू एंड सर सेम टू यू एक्चुअली काजल। मैंने हम्म। ना हम्म, मैंने इस ईयर ही ग्रेजुएशन कंप्लीट की है, जी तो हाँ मैंने सीईटी का एग्जाम दिया था और सीईटी का भी एग्जाम दिया था। तो आईपीयू में तो सिलेक्शन हो रहा है मेरा, लेकिन मुझे ड्यू में करना था। तो ड्यू में इस बार मुझे नहीं लगता कि मेरा सिलेक्शन होगा और बीएड साइंस में, तो मैंने फिर ड्रॉप करने का सोचा है। तो जी सर जैसे एमडीयू वाले का कॉल आया था मुझे, वो बोल रहे थे कि नेक्स्ट ईयर से इंटीग्रेटेड बीएड स्टार्ट हो जाएंगे, तो ये 2 ईयर का बीएड कोर्स नहीं रहेगा, ऐसा कुछ है क्या? अरे इग्नोर करो यार उनको, ओके सर। ठीक ना? हाँ वो और अपने सर अपने इंस्टीट्यूट के हिसाब से बता रहे थे, वो बंद कर रहे होंगे, ऐसा नहीं है। अच्छा सर। और इंटीग्रेटेड भी सर चल जैसे रहा है, और आपकी इंटीग्रेटेड में कुछ क्लास, नया नहीं है, बहुत पहले से चल रहा है इंटीग्रेटेड बीएड। ओके सर। ठीक और है। सर जैसे आपकी क्लासेस है, तो हम्म, आपकी क्लासेस के लिए जैसे बुकिंग वगैरह करना है, हमें कुछ करना है मतलब ज्वाइन करना है, तो कैसे करें हम? कुछ नहीं, व्हाट्सएप हैंडलर को मैसेज किया, वो एक पेमेंट का लिंक सेंड करेंगी, पेमेंट करके देना, बाकी का सारा काम हम लोगों का। ओके सर, थैंक यू। ठीक है, और जब क्लासेस शुरू होती हैं तो जब अनाउंसमेंट होगा तो उसी समय आपको जुड़ना होगा, आप नहीं जुड़ोगे तो बाद में एनरोल नहीं करेंगे उस बैच में, ये ध्यान रखिएगा। ओके सर, ओके सर। फिर उस बैच में हम लोग बाद में एनरोल नहीं करते हैं, मतलब सेम बैच में एनरोल नहीं करेंगे, फिर आपको नए बैच का वेट करना पड़ेगा, ब्ला ब्ला, अलग अलग तरह की दिक्कतें आपको फेस करनी पड़ेंगी। खैर, और सबसे बेस्ट यही रहता है कि अच्छा। शुरुआत की बैच में ज्वाइन कर लें, क्योंकि बात वाले ना स्पीड तेज हो जाता है हम लोग का थोड़ा। खैर, अब हम लोग आ जाते हैं थोड़ा सा DSSB पर क्लास, प्लीज़ विल रैप ऑफ फास्ट, ठीक है? थोड़ा सा DSSB पर आ जाते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं क्या है क्या नहीं है। देखो शॉर्ट में समझ लो, जिससे तुमको कोई मतलब नहीं वो भी समझ लो। एंड मेघा, आई थिंक आप एनटीटी के लिए शायद एलिजिबल होंगी, ठीक है? चेक कर लीजिएगा। एनीवेज, हाँ मैं कह रहा था ओके। कि हाँ DSSB में 4 तरह की सीटें आती हैं, एनटीटी, पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी। तो एनटीटी क्या होता है? नर्सरी टीचर ट्रेनिंग के बहुत सारे सर्टिफिकेट वगैरह होते हैं, दिल्ली वगैरह में जेबीटी वगैरह, एनसीसी वगैरह, ये सब होता है अलग अलग, तो ये सारी चीज़ें होती हैं, तो वो लोग इसमें देते हैं। नर्सरी ट्रेन टीचर क्या होते हैं? वो किंडरगार्टन केजी यूजी के बच्चों के लिए। प्राइमरी टीचर क्या है? 1 to 5, टीजीटी क्या है 6 to 8, पीजीटी क्या है 11 12, ठीक है? तो देख लेते हैं एनटीटी का, बहुत शॉर्ट में एकदम ब्रीफ वे में समझाएं। कुछ नहीं, क्लास 12th होना चाहिए तुम्हारा, ठीक है? सर्टिफिकेट और इंटरमीडिएट और इक्विवेलेंट विद एटलीस्ट 45% मार्क्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी बोर्ड, ठीक है? 45% मार्क्स के साथ आपके पास डिप्लोमा या सर्टिफिकेट हो, किसमें? एनटीई में, नर्सरी टीचर एजुकेशन प्रोग्राम, जो अलग अलग ड्यूरेशन का होता है, ठीक है? नॉट लेस देन 2 ईयर, या फिर आपके पास बीएड नर्सरी में हो। अब ध्यान दो, बीएड नर्सरी एक ऑल द वे एक अलग चीज़ है। बीएड नर्सरी का एक एग्जाम्पल बेस्ट क्या है? जामिया में होता है अलग से पूरा बीएड एंड नर्सरी का बाकायदा एंट्रेंस एग्जाम, तो अगर वो कर रखे हो तो भी एलिजिबल हो। तो क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए, 12th चाहिए 45% मार्क्स के साथ, और कोई सा भी जो है डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कर रखा है टीचर एजुकेशन के फील्ड वाला, तो आप एलिजिबल हो, दैट्स ऑल। इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना, सिंपल सा क्राइटेरिया। अब आ जाओ असिस्टेंट टीचर नर्सरी पर, जस्ट अ सेकेंड, उसी के बारे में बात करते हैं। हाँ, अब हम देख लेते हैं प्राइमरी टीचर पीआरटी पर, जो है पीआरटी जो प्राइमरी का टीचर होता है उसकी क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। अब देखोगे कुछ समय पहले तक ना DSSB में सेम चीज़ एलिजिबल नहीं था। यहाँ देखो कहीं ये बात नहीं लिखा है प्राइमरी टीचर के DSSB में
ये एडवर्टाइजमेंट 42/21 है, मतलब कि 2021 में वैकेंसी आई थी, 2023 चल रहा है, तो इस साल 2023 में फिर आने वाली है, क्योंकि 2021 के अंदर आई थी DSS में, जैसा कि मैंने बोला 1 से 1.5 साल में वैकेंसी आ जाती है हमेशा। अब तुम देखो उस वैकेंसी में कहीं भी ये बात नहीं लिखा है कि बीएड वाला भी एलिजिबल है, बाद में अलग से सरकार ने नोटिफिकेशन देके बोला कि बीएड वाला भी एलिजिबल है। तो इनका क्या क्राइटेरिया होता था? इनका क्राइटेरिया सिंपल सा था कि कोई भी कैंडिडेट सीनियर सेकेंडरी और इट्स इक्विवेलेंट, मतलब 12th पास हो क्लास 12 के साथ, और डिप्लोमा की हो तो एलिजिबल हो। एनसीटी रिकॉग्नाइज कोई कोर्स की हो, दिल्ली यूनिवर्सिटी के 8 कॉलेज में बीएलएड भी होता है, 4 ईयर का प्रोग्राम है। अब तो निरर्थक ही हो गया है बीएलएड 4 ईयर करना, इससे बढ़िया लोग इंटीग्रेटेड बीएड कर लेंगे। तो पहले बीएलएड भी 4 ईयर का होता था, तो बीएलएड करने के कारण आप क्या रहते हो, प्राइमरी में भी एलिजिबल रहते हो प्लस टीजीटी में भी एलिजिबल रहते हो। तो ये 4 साल का कोर्स होता था। आपको नई इन्फॉर्मेशन है, जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन, बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन उसके रिगार्डिंग वो बात कर रहा है। नई इन्फॉर्मेशन है तो इग्नोर करिए, और सीटेट में पास होना चाहिए। सिंपल सा, प्राइमरी का टीचर बनने के लिए डिप्लोमा होना चाहिए एजुकेशन में प्लस सीटेट पास हो, दैट्स ऑल, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। बाद में एलिजिबल कर दिया गया, ग्रेजुएशन भी है 50% मार्क्स के साथ और बीएड है तो भी आप एलिजिबल हो। ये बाद में किया गया था, जो कि रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने हटा दिया। किसी को डाउट प्राइमरी टीचर पे? सिंपल सा क्राइटेरिया, जस्ट लोअर योर हैंड्स ऑल ऑफ यू, ठीक है? जब डाउट है तभी रेस करिए। हाँ, तो हम क्या कह रहे थे कि ये जो है एक लिमिटेड डोमेन एरिया है कि सिंपल सा भैया डिप्लोमा है आपके पास और बीएड की डिप्लोमा है आपके पास, 12th पास और 50% के साथ, तो प्राइमरी के लिए तुम एलिजिबल हो गए। सिंपल सा क्राइटेरिया था, और 2 साल का डिप्लोमा वगैरह होना चाहिए, डीएड कर रखा है तो, या फिर किसी के पास बीएलएड की डिग्री है। अब तो लोग इसको नहीं कर रहे हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी के टोटल 8 कॉलेजेस में होता था ये, केवल और केवल गर्ल्स के लिए था, क्लास 12 के बाद ये होता था डिग्री, ठीक है? इससे क्या होता था कि तुम 1 to 5 तो पढ़ा ही सकते थे, साथ में 6 to 8 भी पढ़ा सकते थे बीएलएड। ऐसे ही आपके पास इंफॉर्मेशन दे दे रहा हूँ, दो ये इस टॉपिक का कंसर्न नहीं है और कभी भी किसी प्लेटफॉर्म का मैं नाम लेके कुछ शेयर नहीं करता हूँ, लेकिन जस्ट फॉर आपको इन्फॉर्मेशन, एक यूट्यूब पर देखोगे कि देयर इज़ अ टीचर हु इज़ वेरी पॉपुलर फॉर सीटेट, ठीक है? अच्छा खासा माहौल बना के एंटरटेनमेंट चलता है, देयर इज़ अ टीचर पॉपुलर फॉर दैट। उन्होंने बीएलएड ही कर रखा है, उनके पास बीएड में डिग्री नहीं है, लेकिन अब क्या है कि ठीक है, यूट्यूब पे कोई पॉपुलर हो गया तो हो गया, सिंपल सी बात है, ठीक है? ये क्लास 12 के बाद होता है अमूमन, तो अब इसको नहीं लोग कर रहे हैं, बहुत प्रेफर डिग्री नहीं है, क्योंकि समझ रहे हो बेवकूफ़ी है ना, इससे बढ़िया बीएड ही कर लो, फिर 4 साल वाला इंटीग्रेटेड, हर जगह एलिजिबल रहोगे। खैर, तो ये प्राइमरी का क्राइटेरिया था। सर एक बारी सर एनटीटी में 50% नहीं है ना ग्रेजुएशन में? नहीं, एनटीटी में क्यों ग्रेजुएशन में रहेगा? 12th में, 12th 45%। हाँ, एनटीटी में नहीं है। नहीं, एनटीटी में नहीं है, 12th तो उसके लिए आप एलिजिबल रहेंगी, ठीक है? ठीक है। फिर हम आ जाते हैं पेपर स्ट्रक्चर पे, बात नहीं करना हम लोगों को, अपीयरिंग कैंडिडेट्स एलिजिबल है। अब हम आ जाते हैं टीजीटी पर। DSSS में जब भी टीजीटी की वैकेंसी आएगी ना, तो ये मेजर सेक्टर्स हैं, सोशल साइंस, नेचुरल साइंस, मैथ, लैंग्वेज, ध्यान देना, कंप्यूटर साइंस वगैरह भी है, ठीक है? वो मैंने इसमें कवर नहीं किया, लेकिन मेजरली 90% कैंडिडेट टीजीटी वाला बच्चा या तो तुम सोशल साइंस के हो, और नेचुरल साइंस क्वेश्चन तो सर क्या नेचुरल साइंस ही है? हाँ, नेचुरल साइंस का मतलब साइंस ही है, ठीक है? वो साइंस को नेचुरल साइंस बोल रहे हैं, इसमें किसी को कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। मैथ है, लैंग्वेज में क्या बात कर रहा हूँ, इंग्लिश की बात कर रहा हूँ, हिंदी की बात कर रहा हूँ, संस्कृत की बात कर रहा हूँ, ठीक है? तो आप देख लो कि आप इन सब में से किसी एक डोमेन के अंदर आते होगे मेजरली। DSSS का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया समझने से पहले बहुत ज़रूरी है कि तुम पहले समझो स्कूल सब्जेक्ट क्या होता है। इन सारे सब्जेक्ट्स को हम स्कूल सब्जेक्ट बोलेंगे। जब मैं स्कूल सब्जेक्ट बोलूँ, तुम्हारे दिमाग में आ जाना चाहिए इसमें से कोई एक सब्जेक्ट के रिगार्डिंग सर बात कर रहा है। तुम देख लो स्कूल सब्जेक्ट कौन सा है। देखो, कोई भी ऐसा बच्चा है जो दिल्ली बाइट्स के ओपन मीट्स में आज ज्वाइन किया है, क्योंकि मॉर्निंग में भी कुछ सेशन हुआ, तो कुछ ऐसे बच्चे हैं जो पहली बार ही आए हैं दिल्ली बाइट्स पर। ध्यान दीजिएगा, मेरी क्लास रात में 12:30 बजे तक भी चलती है, तो आप जाना चाहें तो जा सकते हैं। इस चक्कर में मत रहिए कि वो 11 बजे बोले तो 11 बजे इनकी मीटिंग रैपअप हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं। जब तक मेरा काम नहीं खत्म हो जाएगा तब तक मेरा मीटिंग चलता रहेगा, ठीक है? तो आप अपनी स्वेच्छा से यहाँ पर ज्वाइन रहिएगा। हाँ, खैर आ जाते हैं वापस से स्कूल सब्जेक्ट्स पर। स्कूल सब्जेक्ट्स क्या है? इसमें से कोई भी सब्जेक्ट जो तुमने स्कूल लेवल पे पढ़ रखा है स्कूल सब्जेक्ट है, तुम देख लो इसमें से कौन सा तुम पढ़ रखे हो। इंग्लिश, हिंदी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, बायोलॉजी, मैथ्स, बिजनेस स्टडीज, अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, पोल साइंस, हिस्ट्री, जियोग्राफी, सोशलॉजी, संस्कृत, उर्दू, पंजाबी, बंगाली, फिजिकल एजुकेशन, इंफॉर्मेशन प्रैक्टिस, होम साइंस, इंजीनियरिंग, ग्राफिक्स, कॉमर्शियल आर्ट्स, पेंटिंग, साइकोलॉजी, एनसीसी, कुछ भी पढ़ रखा है इसमें से तुम एलिजिबल हो।
तुम्हारा स्कूल का सब्जेक्ट है, नहीं एलिजिबल नहीं हो, आई मीन ये तुम्हारा स्कूल सब्जेक्ट है, तुम देख लो तुम्हारा डिग्री में कौन सा सब्जेक्ट है इसमें से, ठीक है, या तो आप स्क्रीनशॉट ले लो सो दैट मैं बोलूँ तो तुमको बात समझ में मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है, इसमें से कोई एक सब्जेक्ट तुम्हारे पास होना चाहिए स्कूल सब्जेक्ट, जब DSSB की बात आती है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। खैर क्या है, इन शॉर्ट लिखा हुआ है, यही अलोन एलिजिबिलिटी क्राइटेरियन, इन शॉर्ट ग्रेजुएशन विथ 45% मार्क्स, इफ यू हैव कंप्लीटेड PG नो 45% क्राइटेरिया। मेघा मिठाई भेजना है क्या घर पे? सर नहीं, खुशी हो गई बस। ठीक ठीक, तो ग्रेजुएशन विद 45% मार्क्स, सिंपल सा क्राइटेरिया है, इफ यू हैव कंप्लीटेड PG नो 45% क्राइटेरिया, B.Ed कंप्लीट होना चाहिए, CTET का पेपर 2 पास होना चाहिए। अब क्या होता है, जब पीछे मैं बोला कि मेजरली नेचुरल साइंस की वैकेंसी आती है, तो DSSB में TGT नेचुरल साइंस का क्या मतलब है कि मैं फिजिक्स के बारे में बात कर रहा हूँ, केमिस्ट्री के बारे में बात कर रहा हूँ, बायोलॉजी के बारे में बात कर रहा हूँ, बॉटनी के बारे में बात कर रहा हूँ, जूलॉजी के बारे में बात कर रहा हूँ। अब मैं TGT सोशल साइंस के बारे में बात कर रहा हूँ तो मैं हिस्ट्री के बारे में बात कर रहा हूँ, मैं पॉलिटिकल साइंस के बारे में बात कर रहा हूँ, मैं इकोनॉमिक्स के बारे में बात कर रहा हूँ, मैं बिजनेस स्टडीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ, मैं सोशियोलॉजी के बारे में बात कर रहा हूँ, मैं जियोग्राफी के बारे में बात कर रहा हूँ, मैं साइकोलॉजी के बारे में बात कर रहा हूँ। अब सिंपल सा क्राइटेरिया है एडमिशन समझने का, अब तुम अपने माइंड में ले लो, अपने माइंड में ले आओ इस बात को कि तुम TGT क्या बनना चाहते हो। लेट्स से तुम TGT हिस्ट्री बनना चाहते हो, तो ये ज़रूरी है कि जो तुम्हारा सब्जेक्ट कंसर्न्ड है उसको तुमने 2 साल तक पढ़ रखा हो ग्रेजुएशन में। तुम TGT पॉलिटिकल साइंस पढ़ना चाहते हो तो ज़रूरी है कि जो तुम्हारा सब्जेक्ट कंसर्न्ड है उसको तुम 2 साल तक पढ़ रखे हो। तुम TGT इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज, सोशियोलॉजी, जियोग्राफी, साइकोलॉजी में से किसी भी सब्जेक्ट का अपने आप को एज अ TGT टीचर के तौर पर देख रहे हो तो बस यही क्राइटेरिया है कि उसको तुमने 2 साल तक पढ़ रखा हो, और कुछ क्राइटेरिया नहीं है। जस्ट गेट माई पॉइंट कि उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को तुमने 2 साल तक पढ़ रखा हो। तुम TGT फिजिक्स हो, जरूरी है फिजिक्स 2 साल का पढ़ रखा हो। TGT केमिस्ट्री के लिए भर रहे हो, जरूरी है केमिस्ट्री 2 साल पढ़ रखा हो। TGT बायोलॉजी है, जरूरी है 2 साल पढ़ रखा हो। TGT बॉटनी है, जरूरी है 2 साल पढ़ रखा हो। TGT जूलॉजी है, जरूरी है कि तुमने 2 साल तक पढ़ रखा हो। ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट जिसमें तुम TGT में अप्लाई कर रहे हो वो जरूरी होता है कि उसको तुमने 2 साल तक पढ़ रखा हो, सिर्फ और सिर्फ वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट। साथ में कुछ और क्राइटेरिया भी है क्या? हाँ, तुम्हारा एक कोर सब्जेक्ट जिसका तुम TGT का टीचर बनना चाहते हो, प्लस ये जो तुम्हारा सब्जेक्ट कंसर्न है ना, इसमें से कोई और सब्जेक्ट तुमने एक और पढ़ रखा हो, बस पढ़ रखा हो। 1 सेमेस्टर भी चलेगा, आधा सेमेस्टर भी चलेगा, बस पढ़ रखा हो। तुम जिस सब्जेक्ट की TGT बनोगे उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को 2 साल पढ़ रखा हो। ध्यान दीजिएगा कि YouTube पर ना DSSB का TGT का क्राइटेरिया किसी ने भी डेली बाइट से बेहतर एक्सप्लेन नहीं किया, क्योंकि किसी को समझ में नहीं आता है वो क्या लिखा हुआ है। क्यों नहीं समझ में आता है? क्योंकि एडवर्टाइजमेंट में केवल इतना ही दे रखा है इन लोगों ने, तो लोगों को समझ में नहीं आता क्या लिखा है वहाँ पर। यहाँ पर लिख देगा सब्जेक्ट कंसर्न, यहाँ क्या लिख दिया है सब्जेक्ट कंसर्न। सब्जेक्ट कंसर्न का क्या मतलब है? RR क्या होता है? रिक्रूटमेंट रूल। लोगों को समझ भी नहीं आ रहा है क्या है। और भाई लोगों के पता है, लोग थोक भाव में बेवकूफ़ बन रहे हैं। मिलियन लोग, यस सर ये बता दो ये बता दो। सिंपल सा RR क्या बता नहीं पाएंगे कि DSSB के रिक्रूटमेंट रूल्स क्या है। अभी तुम मेरे पास देखोगे ना, इसी एडवर्टाइजमेंट में तुमको मिल जाएगा, सरकार के मैंने पुराने गैजेट्स लगा रखे होंगे कि क्या क्या आया है। रुको तुम्हें दिखाता हूँ, ये देखो 1972 में क्या गैजेट आया था, रिक्रूटमेंट रूल्स क्या थे, उसके बाद क्या आया था। ठीक है, सारे गैजेट के जो गवर्नमेंट के नोटिफिकेशन है वो सभी मैंने अटैच कर रखा है। रिक्रूटमेंट रूल्स जो बाद में आए थे 1999 में, ये क्या है, ये देखोगे RR लिखा हुआ, टॉप में देखो क्या लिखा है, रिक्रूटमेंट रूल्स फॉर द पोस्ट ऑफ ट्रेन ग्रेजुएट टीचर। ये सब एडवर्टाइजमेंट में नहीं दिया रहता है, ये सब मैंने सारा खुद से रिसर्च करके उसमें मैंने अटैच कर रखा है। तो ये जो तुमको RR जगह जगह देखने के लिए मिलता है ना, उसका मतलब है रिक्रूटमेंट रोल जो टाइम टू टाइम DSSB या दिल्ली सरकार ने सेट कर रखा है। तो सिंपल सा क्राइटेरिया क्या है, तुम अपने माइंड में लाओ कि जिस भी सब्जेक्ट का तुमको TGT बनना है उसको तुम 2 साल पढ़ रखे हो, साथ में सब्जेक्ट कंसर्न को बस 1 सेमेस्टर में पढ़ रखा हो, एलिजिबल हो, दैट्स ऑल। हाँ यस जानवी, क्या डाउट है? हाँ सर, मैंने BSc ज़ूलॉजी ऑनर्स करी है। तो TGT नेचुरल साइंस में से तो ज़ूलॉजी है, वो 2 इयर्स ही मानी जाएगी ना जी। और सुनिए, इस तरह का क्वेश्चन नहीं पूछना है, ये कॉमन सेंस भी यूज़ करना है खुद से कि आप कहाँ पर हैं एलिजिबल। ठीक है, कि सर मेरा ये डिग्री है, मैंने अभी किसी को मना किया है यहाँ पर ना, आप पे भी लागू हो रही है वो बात। ठीक है, कि जब मैंने ये चीज़, हाँ अपनी इंडिविजुअल डिग्री में सर मैंने ये किया, यहाँ 40 लोग बैठे हैं, 40 सारे आएंगे सर मैंने ये किया। तुम देख लो
तुम्हारे टीजीटी नेचुरल साइंस लिखा है, अगर जूलॉजी लिखा है, दैट सिंपली मीन्स कि हाँ 2 साल पढ़ रखा है, खत्म बात। अब कह रही जूलॉजी ऑनर्स कर, भैया 2 साल पढ़ रखी हो तभी ऑनर्स का डिग्री ले रखी हो, सिंपल सा एलिजिबल हो, साथ में कोई और कुछ भी और ले रखा हो इस स्कूल सब्जेक्ट में से एलिजिबल हो। ओके सर। हाँ ठीक है, यू नॉट डिस्टर्ब द मोमेंटम ऑफ द मीटिंग। हाँ यस ओके। मोमेंटम से मेरा मतलब ये है कि जो चीज़ साफ सुथरा लिखा हुआ है एकदम क्लियर है। अभी तक मैं लैंग्वेज के बच्चों पर नहीं आया हूँ, ध्यान दीजिएगा। हाँ ठीक है, तो ये टीजीटी नेचुरल साइंस, टीजीटी सोशल साइंस, तो आप बात को शॉर्ट में समझ पाओगे। अब तुम देखो ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट में लोग क्या लिखते हैं सोशल साइंस के, क्या लिखा है, अ बैचलर डिग्री ऑनर्स या पास दोनों में से कोई भी चलेगा, और इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी हैविंग सिक्योर्ड 45% मार्क्स इन एग्रीगेट इन 2 स्कूल सब्जेक्ट्स। ध्यान दीजिएगा, पीजी वाला अगर एलिजिबल है तो कर सकता है, जैसे मैंने शुरुआत में बताया था, ठीक है। हाँ, तो 45% मार्क्स इन एग्रीगेट इन 2 स्कूल सब्जेक्ट्स ऑफ विच एटलीस्ट वन ऑफ द फॉलोइंग शुड हैव बीन एट इलेक्टिव लेवल। तो जिस भी सब्जेक्ट का तुम टीजीटी बनना चाह रहे हो, पहले तो जरूरी है कि बैचलर डिग्री हो 45% मार्क्स के साथ, और उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को 2 ईयर का पढ़ रखा हो, साथ में इसमें से कोई सा भी एक इलेक्टिव सब्जेक्ट पढ़ रखा हो। तो अब तुम सोशल साइंस को फिर से संधि विच्छेद नहीं करोगे, नेचुरल साइंस से संधि विच्छेद नहीं करोगे, मैथमेटिक्स नहीं, इंग्लिश नहीं, ये काम तुम्हारे लिए अभिलाष सिंह ने आसान कर दिया है। यहाँ पर सब्जेक्ट कंसर्न को मैंने तोड़ दिया है पूरा, कि सब्जेक्ट कंसर्न का मतलब क्या है, इसमें से कुछ भी पढ़ रखा हो, एक बार भी पढ़ रखे हो तो एलिजिबल हो, सिंपल सा, ठीक है। मेन सब्जेक्ट, अब देखो उन्होंने उसी बात को नीचे एलैबोरेट किया। नेचुरल साइंस का मतलब होता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बॉटनी, जूलॉजी। सोशल साइंस का मतलब ये होता है प्रोवाइडेड फर्दर दैट द रिक्वायरमेंट हैज टू बी मिनिमम 45% मार्क्स इन एग्रीगेट एट ग्रेजुएशन लेवल सेट बी रिलैक्सेबल इन केस ऑफ कैंडिडेट किसी का पीजी है, SC/ST है, फिजिकली हैंडीकैप्ड है, डिग्री डिप्लोमा है ट्रेनिंग एजुकेशन में तो भी है, वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी, शुड हैव क्वालिफाइड सीटेड फ्रॉम CBSE, द कैंडिडेट शुड हैव स्टडीड द सब्जेक्ट कंसर्न एज मेंशन्ड इन द रिक्रूटमेंट रूल फॉर एटलीस्ट 2 ईयर्स। क्योंकि देखो तुम नॉर्मल तो तुम देखोगे तो हर आदमी तुमको एलिजिबल दिखने लगेगा टीजीटी नेचुरल साइंस के लिए, फिर तो कि बैचलर डिग्री होना चाहिए 45%। देखो कहीं लिखा है क्या साइंस में होना चाहिए? कहीं नहीं लिखा है, कहीं नहीं लिखा है कि साइंस में होना चाहिए, सब एलिजिबल हो जाएंगे फिर तो सब एलिजिबल नहीं है। कहने का सेंस है कि जिस भी सब्जेक्ट के टीजीटी के लिए अप्लाई कर रहे हो वो लोगों ने यहां पर लिख रखा है उस बात को कि रिक्रूटमेंट 2 ईयर के लिए पढ़ रखा हो तुमने। तो तुम लेट से टीजीटी फिजिक्स है 2 साल पढ़ा होना चाहिए, टीजीटी केमिस्ट्री 2 साल, बायोलॉजी, बॉटनी, जूलॉजी किसी कोई 1-2 साल पढ़ रखे हो, साथ में सब्जेक्ट कंसर्न में से कोई भी एक सब्जेक्ट, तो आप एलिजिबल हो, ठीक है। सेम चीज़ आगे फिर से है, उसी बात को थोड़ा और डिटेल वे में, ज़्यादा क्लियर है पिक्चर आपके आगे, क्योंकि आपको पता होगा DTLSB में वैकेंसीज मेल और फीमेल के हिसाब से डिवाइडेड रहती हैं, और अमूमन देखा गया है कि फीमेल्स और मेल्स के लिए सीट का डिस्ट्रीब्यूशन भी काफ़ी गैप रहता है दोनों के बीच में। हाँ, तो ये आपके आगे है, देखो नॉर्मल टीजीटी सोशल साइंस के लिए। टीजीटी मैथ के लिए आ जाते हैं, सेम बात, द कैंडिडेट शुड हैव स्टडीड सब्जेक्ट कंसर्न एज मेंशन्ड इन द रिक्रूटमेंट रूल फॉर एटलीस्ट 2 ईयर्स। यहां कहीं नहीं बोला है तुमको आंचल, कहीं नहीं बोला है कि BSc मैथ होना चाहिए, 2 साल मैथ पढ़ी हो। यस सर। क्राइटेरिया 1 फुलफिल्ड, 2 ईयर मैथ डन। साथ में सब्जेक्ट कंसर्न में से कुछ भी पढ़ी हो एक और। जी सर। अब वापस से क्राइटेरिया को समझ लो, मैथ का क्या दिया हुआ, बैचलर डिग्री 45% मार्क्स के साथ होना चाहिए, इस इलेक्टिव में से कोई भी एक होना चाहिए। तो सब्जेक्ट कंसर्न पीछे मैंने इलेबोरेट किया, उसमें से कुछ भी पढ़ रखा हो, और क्या है जो भी जिस सब्जेक्ट का तुम टीजीटी बनना चाह रही हो, सब्जेक्ट कंसर्न का मतलब है जिसका तुम टीजीटी बनना चाह रही हो, उसमें तुम्हारा 2 साल का वो होना चाहिए, ठीक है। 2 ईयर्स का तुम्हारा ये है तो एलिजिबल, दैट्स ऑल। तो वही तुम KVS में नहीं एलिजिबल हो, DTLSB में एलिजिबल हो, जी सर। ठीक है। तो ये क्राइटेरिया सभी लोगों पर लागू हो रहा है। अब आ जाओ थोड़ा लैंग्वेज में। अब बैचलर डिग्री, एक सेकंड, लैंग्वेज में कुछ क्राइटेरिया में डिफरेंस होगा, एक सेकंड। ठीक है चलेगा, सेम क्राइटेरिया। रिक्रूटमेंट रूल्स में क्या कह रहा है कि इंग्लिश या तो ऑनर्स या पास हो इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी हैविंग सिक्योर्ड 45% मार्क्स इन एग्रीगेट इन 2 स्कूल सब्जेक्ट्स ऑफ विच एटलीस्ट वन ऑफ द फॉलोइंग शुड हैव बीन स्टडीड एट द इलेक्टिव लेवल। तो अब इंग्लिश का तुम अप्लाई कर रहे हो तो है क्या कि भैया तुम 2 साल तक इंग्लिश तो पढ़े ही होगे, पढ़ना होगा तुमको टीजीटी इंग्लिश के लिए, 2 साल तुमने इंग्लिश पढ़ रखा है तो तुम एलिजिबल हो, प्लस कोई सा भी
स्कूल टीचिंग सब्जेक्ट, देखो यहाँ स्कूल सब्जेक्ट लिखा है। स्कूल टीचिंग सब्जेक्ट क्या है, ये जो मैंने पीछे इतना डिटेल में तुमको बार बार दिखा रहा हूँ, स्कूल सब्जेक्ट है ये। इसमें से कोई भी एक पढ़ रखा हो, इंग्लिश 2 ईयर प्लस स्कूल सब्जेक्ट एलिजिबल। थोड़ा सा उर्दू हिंदी वगैरह में क्राइटेरिया अलग होता है, उसको मैंने एक्सप्लेन नहीं किया है। और टीजीटी कंप्यूटर साइंस में BCA होना चाहिए, BA BTech चलेगा कंप्यूटर साइंस और IT में, कंप्यूटर साइंस में ग्रेजुएशन डिग्री ये सब चलेगा। और हाँ, कमाल की बात, दे मस्ट हैव ग्रेजुएशन डिग्री इन एनी सब्जेक्ट एंड A लेवल कोर्स फ्रॉम DOEC। A लेवल जानते हो क्या होता है? अभी मॉर्निंग में मैं किसी बच्चे को बोला कि O लेवल कर लो, O लेवल के बाद अगली जो तुम डिग्री लेते हो वो A लेवल की होती है, फिर B लेवल की होती है, फिर C लेवल की होती है। तो देखो A लेवल है तो DSSS कंप्यूटर साइंस के लिए अप्लाई कर सकते हो, तो तुम O लेवल के बाद A लेवल भी कर सकते हो। कंप्यूटर की डिग्री कंप्यूटर साइड में सीखते हो भाई, क्या दिक्कत है? ठीक है। टीजीटी इंग्लिश के लिए क्राइटेरिया सेम है जो मैंने एक्सप्लेन किया कि 2 साल पढ़ा हुआ होना चाहिए, प्लस साथ में कोई भी सब्जेक्ट कंसर्न, आप एलिजिबल हो। लेकिन टीजीटी हिंदी संस्कृत उर्दू पंजाबी बंगाली में तुम देखोगे कि क्राइटेरिया अलग है कि हिंदी संस्कृत उर्दू पंजाबी बंगाली इज वन ऑफ इलेक्टिव सब्जेक्ट विद 1 एडिशनल लैंग्वेज और 1 स्कूल सब्जेक्ट, कि एक एडिशनल लैंग्वेज का सब्जेक्ट भी रहेगा तो चलेगा। टीजीटी हिंदी में क्या है, ऑनर्स होना चाहिए, गौरव इसमें आ रहा हूँ, ठीक है। ऑनर्स होना चाहिए 45% मार्क्स के साथ आपका, या हिंदी एज ए इलेक्टिव होना चाहिए, या फिर स्कूल सब्जेक्ट एडिशनल लैंग्वेज लाइक इंग्लिश ले सकते हो, ठीक है। क्योंकि अमूमन लैंग्वेज वाले हिस्ट्री फिजिक्स केमिस्ट्री ये सब नहीं पढ़ रहे होते हैं। और ये रहा आपके आगे रिक्रूटमेंट रूल्स, क्या मॉडर्न इंडियन लैंग्वेजेस पे मैंने डाल रखा है, लैंग्वेज वाले बच्चे को कोई कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि ग्रेजुएशन वगैरह में क्या क्राइटेरिया होता है ये सारी बातें मैंने एक्सप्लेन कर रखी है। ये रिक्रूटमेंट रूल 1999 वाला है जिसको हम लोग फॉलो करते हैं। जो DSSB में रिक्रूटमेंट रूल प्रेजेंट में जो RR फॉलो होता है, बस ऐसे ही सुन लो, नहीं समझ में आ रहा तो ये सुन के इग्नोर कर दो। 1999 वाला है, उसके पहले क्या था 1972 वाला था। इसमें क्राइटेरिया और इसमें क्राइटेरिया दोनों जगह अलग है। क्या अलग है, क्या करोगे समझ के, 1999 तक वो खत्म हो चुका है, अभी जो मैंने समझाया वो क्राइटेरिया पे लागू हो रहा। तो ये था ओवरऑल DSSB के रिगार्डिंग जी। अब मैं आ जाता हूँ आप लोगों की कंसर्न और क्वेरीज पर, 5-10 मिनट चर्चा करेंगे, देन विल रैप अप। यस, फर्स्ट आई विल कम टू गौरव। यस गौरव, आप नेटवर्क क्षेत्र में आ गए कि नहीं? सर वो तो आप बताओगे, एक बार चेक कर लो। यस परफेक्ट गौरव जी, बताइए। आवाज आ रही है? यस यस आ रही है सर प्रॉपर आवाज? यस यस एकदम क्लियर। अच्छा सर। हाँ सर, मैं ये कह रहा था सबसे पहले तो थैंक यू वेरी मच। ड्यू में मैंने बताया था सर MBC में हो गया था, तो अभी डॉक्यूमेंट में मतलब 12 तारीख को ओरिएंटेशन वगैरह है, तो अच्छा मतलब अभी एक तो ये दिक्कत हो रही कि CIU में सर ओरिएंटेशन चल रहा है और हमारा भी ओरिएंटेशन नहीं हुआ। नहीं हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। MVCOU वाले एकेडमिक्स में वाले में CIE से बहुत आगे हैं। अच्छा सर, ठीक है, चलो ये तो सर वो बात हो गई। वो बहुत आगे हैं। बाकी सर आप क्या एड्रेस के रिगार्डिंग कुछ कह रहे थे? मैं कह रहा था गूगल पे सर्च करिएगा, मिल जाएगा डेली वाइट्स का एड्रेस। अच्छा अच्छा, गूगल पे तो डेली मैं वाइट्स सर्च पर्सनल आके करिए। वहाँ पे मिल सकता हूँ? हाँ, वो ऑफिस के लोकेशन पर बिल्कुल आपको ड्रॉप कर देगा वो। अच्छा ठीक है गौरव। सर मेरा पहला क्वेश्चन तो ये सर, जैसे मैंने DSSB के रिगार्डिंग एक पूछना था कि जैसे मैंने हिंदी ऑनर्स सर किया है, तो ये तो मुझे क्लियर है कि मैं TGT हिंदी के लिए तो एलिजिबल हूँ। ठीक है, डन। लेकिन सर मेरा क्या था, ग्रेजुएशन के साथ मैंने जैसे पॉलिटिकल साइंस एक एडिशनल पढ़ा था ना 3 साल, तो इसका मतलब मैं आपके हिसाब से सर TGT सोशल साइंस में भी एलिजिबल हो जाऊंगा? यस, एक बच्चा DSSB में 2 सब्जेक्ट्स में एलिजिबल हो सकता है, पॉसिबल है। लेकिन ये सर इसमें ही है ना सर, KVS और NVS में नहीं है। हाँ, बहुत लोग इस चीज को नहीं समझते हैं कि कोई बच्चा TGT के केवल उसी सब्जेक्ट में एलिजिबल है, क्या नहीं, कोई बच्चा 2 सब्जेक्ट में भी एलिजिबल हो सकता है, पॉसिबल है DSSB में। और पता है DSSB में अच्छे खासे बच्चे छांटे जाते हैं जब रिक्रूटमेंट होता है फाइनल, इसीलिए डॉजियर राउंड में 5% ज़्यादा बच्चों को वो लोग बुलाते हैं। ठीक है, मतलब ये क्राइटेरिया सर DSSB में थोड़ा फायदा मिल जाएगा इस चीज का कि आप दोनों में एलिजिबल हो, बाकी में नहीं है सर। मतलब थोड़ा फायदा ले सकते हो। हाँ ठीक है। अब वैसे देखो कि यूट्यूब वगैरह पे देखोगे तो लोग तुमको बोलेंगे कि नहीं एक ही से भर सकते हो, नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं है, 2 में एलिजिबल हो, 2 में भर सकते हो। यू हैव टू गो बाय द रिक्रूटमेंट रूल्स कि क्या लिखा हुआ है। अगर मेरा सेट बैठ रहा है तो मैं एलिजिबल हूँ। तो सर मैं मतलब दोनों के एग्जाम दूंगा क्या? तुम्हारी इच्छा, मतलब एग्जाम तुम एलिजिबल हो। अच्छा, दोनों का एग्जाम, अच्छा एलिजिबल है, दोनों का एग्जाम दे सकते हैं? यस, बिल्कुल दे सकते हो, बिल्कुल दे सकते हो। अच्छा,
और एमए का तो सर सिंपल है, अब जैसे मैं हिंदी से ही एमए करूंगा, तो एमए का तो मैंने आपसे पूछा था सर कि बीएड के साथ कर लूं, तो आपने बोला था रहने तो दिक्कत होगी आगे, हाँ आपने हाँ, थोड़ा तुम्हारा समझाया सब था कुछ साफ अच्छे से। सुथरा सही चल रहा है, क्यों तुम उड़ता तीर ले रहे हो भाई? हाँ, तो फिर मैंने सोचा सर डिग्री की प्रॉब्लम आएगी, तो इसलिए फिर अब मैं मतलब मैंने सोचा है बीएड के बाद ही एमए कर लूंगा सोल से, हिंदी में एमए। नहीं ठीक है, ठीक तो है। मतलब मैं, हाँ तो मतलब पीजीटी के लिए भी एलिजिबल हो जाऊंगा, पीवीएस एमबीएस और यस यस सारे यस एग्जाम के लिए। यस 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 यस, बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो सर क्या पीजीटी के साथ एमएड, पीजी के साथ एमएड कर सकते हैं क्या? यस, एमएड के साथ पीजी डाल दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। एमएड अपने आप में एक पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है, जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन। तो सर फिर वो वही बात होगी ना सर। एमएड करके तुम एमएड में नेट जेआरएफ भी दे सकते हो, और सभी बीएड के कॉलेजेस में जो टीचर पढ़ाते हैं उनसे एक्सपेक्टेड होता है कि एमएड हो। अच्छा अच्छा, एमएड के साथ अगर पीजी है तो और बेटर है मतलब। हाँ, सीआई, एमवी, सीओई, एसपीएम में जितने एजुकेशन डिपार्टमेंट के टीचर हैं, सारे के सारे बीएड जी। किए हो ना हो, एमएड सब होंगे। एमएड के साथ साथ उन लोगों ने पीएचडी इन एजुकेशन भी कर रखा होगा, तभी आप बीएड के कॉलेज में अच्छा। पढ़ाते हो। मतलब एमएड तो रेगुलर हो जाएगा, और सोल से कोई एमए करना चाहे तो कर सकता है। सोल से इग्नू से करो यार। अच्छा, इग्नू बेटर है। इग्नू बेटर है। सोल के में रिजल्ट में बड़ी दिक्कत होती है। लोग ऐसा शिकायत इग्नू में भी करते हैं, लेकिन इग्नू में सॉल्यूशन मैकेनिज्म अच्छा है, अगर थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग हो तो। इग्नू का तो सर एक दो दोस्त जो एमए में कर रहे हैं, कोई मतलब ग्रेजुएशन के बाद, वो कह रहे हैं इग्नू का सिस्टम बहुत खराब रहता है, ये लोग ना टाइम से नहीं नहीं, वो समझते नहीं है ना, वो समझ नहीं रहे हैं। अब ऐसे तो सब शिकायत दिल्ली यूनिवर्सिटी से भी करते हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी में तुम डिग्री या सर्टिफिकेट लेने जाओ, कंप्लीट करने के बाद टाइम से देते हो थोड़ी थोड़ी ना, दिल्ली यूनिवर्सिटी वाले रेगुलर कोर्स करने के बाद नहीं देते हैं, भगाते हैं रोज रोज भाई। ठीक है, उसी कॉलेज का 3 साल बाद तुम ग्रेजुएशन कंप्लीट करो, अपने एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर से मिलने जाओगे कॉलेज में, ऐसे बिहेव करता है ऐसे पहचानते नहीं है तुमको। 3 साल वहीं पढ़े हो, माइग्रेशन लेने जाओ, कुछ लेने जाओ, अभी देखो झिलाते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी वाले भी है। तो ये तो कोई बात ही नहीं हुआ, ये तो बेवजह का कंप्लेन है। ठीक है, गुड बैड बेटर बेस्ट में चुनना है बच्चे कह रहे थे कि सर सोल वाले जो मतलब इग्नू वाले नंबर भी नहीं देते हैं। यार गौरव, नहीं पढ़ने वाले को नंबर कहीं नहीं मिलता है। वही तो बात है, वो कह रहे हैं कितना भी अच्छा कर लो इग्नू वाले देते नहीं है। मेघा, आपने पीजी कहाँ से किया है? सर मैंने पीजी नहीं किया, अभी तो ग्रेजुएशन किया मैंने। मेघा गोयल, आपने पीजी कहाँ से किया है? मेघा गोयल, मेरी बात कर लो। सर मैं इग्नू से कर रहा था। इग्नू से करे। कितने नंबर हैं आपके? सर 70%। गौरव, उसके 70% हैं। सर इग्नू का सिस्टम एक नंबर है सर, मेरे को तो इतनी सी भी कोई दिक्कत नहीं हुई, और जो मार्किंग है सर बहुत अच्छी है। और जो सर वहाँ पर बैठे हैं ना ऑफिस में, चाहे तो वो मैदानगढ़ी ऑफिस हो, चाहे वो रीजनल सेंटर है, दोनों जगह इतना ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्विंग नेचर है लोगों का वहाँ पर कि बहुत इजीली आपकी प्रॉब्लम को मतलब करेंगे सॉल्व। देखो, अब देखो सेम चीज पायल भी कह रही है। तुमको पता है सर सोल का तो और ही बेकार है। हाँ, सोल में तो 6 सेमेस्टर का रिजल्ट था। बल्कि जो सर गौरव कह रहे हैं ना कि इग्नू वाले नंबर नहीं देते, ये चीज तो मैं सर सोल के लिए कहूंगी। सोल वाले ना बच्चों को कुछ नहीं समझते, बल्कि जो टीचर्स आती है क्लासेस लेने सोल की, वो तो साफ कह देती है सोल के बच्चे कुछ नहीं पढ़ते। अब देखो, तुम लोग एक एग्जांपल दें यहाँ पर, ये टोटली होता है कि ज़िंदगी में ऐसी ही ज़िंदगी भी होती है। अगर ज़िंदगी में किसी मेरे जैसे आदमी से मिलोगे तो वो हमेशा कुछ प्रोडक्टिव डायरेक्शन में कुछ कंस्ट्रक्टिव बात कर रहा होगा, तो तुम भी वैसे ही बनते जाते हो। तुम स्टूपिड लोगों से मिलोगे जो कुछ कर ही नहीं रहे ठीक से, तो तुमको वो सजेशन भी वैसा ही देंगे, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में वही चीज़ कर रखा है। आप देखिए, मैंने चीज़ बोला बहुत ऑर्गेनाइज ढंग से होता है। प्रॉब्लम क्या है ना, 90% लोग अपनी गलती कभी नहीं देखते हैं। 2 इग्नू का रिजल्ट ला के मिला देंगे, असाइनमेंट टाइम से नहीं सबमिट करेंगे, फिर कहेंगे रिजल्ट नहीं आ रहा है। जो सीक्वेंस में चल रहा है, तुम सारा चीज़ चरणबद्ध तरीके से करो। इग्नू बहुत कोऑपरेटिव, वन ऑफ द बेस्ट है, जो तुमको करके दे देंगे, अच्छी यूनिवर्सिटी वाले नहीं करके देंगे, लिटरली बता रहा हूँ। ये चीज़ है। लेकिन होता क्या है कि बच्चे खुद भी बदमाशी करते हैं। ठीक है, टाइम से करेंगे नहीं, स्टडी सेंटर पे किसी टीचर को जानते नहीं है, घर बैठे बैठे चाहेंगे असाइनमेंट भी लिपा पोती करके दे दें, तो भाई कहाँ से नंबर मिलेगा? थोड़ा सा जाके देखोगे, समझोगे तो। ठीक है, और मैंने इग्नू को बहुत करीब से देखा है, बहुत सॉलिड सिस्टम है उनका काम करने का। ठीक है, जाके किसी चीज़ के लिए एप्लीकेशन दे दोगे मैदानगढ़ी में, जो चीज़ पॉसिबल है बिल्कुल सारा कुछ करके देते हैं।
ठीक है। अरे सर सर एक्चुअली जब तभी की जब तभी एडमिशन सॉल्व लेते हैं कर ना, देंगे, हैंड टू हैंड सॉल्व कर देंगे सर। जी पायल सर क्या जब कह रही एडमिशन ले है? सर जब एडमिशन लेते हैं ना, और मतलब ग्रुप में ऐड होने में और क्लासेस स्टार्ट होने में, सारी चीजों में थोड़ा सा वो टाइम लेता है। लाइक एक बच्चे के लिए वो थोड़ा टाइम लेता है, फिर वो सब चीजें स्टार्ट करते हाँ हैं। हाँ, वो बहुत देर से एडमिशन तो क्या शुरू होता करते है हैं। कि हाँ, तो क्या होता है कि जब तक वो स्टार्ट करते हैं और उसमें बच्चा बीच में लूज कर देता है पेशेंस, मोमेंटम लूज कर कि देता मेरा है। तो कुछ हो ही नहीं रहा, मेरा एक्चुअली तो कुछ हो ही नहीं रहा। एक्चुअली पॉइंट यही है, वो लेट से इसलिए स्टार्ट करते हैं ताकि हर बच्चा जो कहीं भी छूट गया है बाद में भी एडमिशन ले सके, इंक्लूसिवनेस के कारण। तो वो कॉन्सेप्ट तो समझते नहीं है, वो अपना हो हल्ला करने लगते हैं। तो उसका जो एक यस बुनियाद है सर। ना, बहुत तरीके से रखी गई है, कैसे क्या करना है नहीं करना है। खैर चलिए, ये डिस्कशन का है, मुद्दा नहीं है। लेकिन आप लोग इस बात को समझो कि कोई चीज़ मैं कह रहा हूँ तो क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि तुम अपनी गलती नहीं देखते हो। 90% लोग जो तुमको सलाह देते हैं वो सिर्फ हर सिस्टम पर केवल ब्लेम कर रहे हैं। तुम जब एक बार अपनी गलती देखने लगोगे कि तुमने क्या किया, तुमको समझ में आ जाएगा। और कभी बैक वगैरह आ हाँ गई, कोई दिक्कत हो गया, इग्नू में कंप्लेन करो, कॉपी वॉपी रीचेक करके ही पास कर देते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, अगर तुम पेपर किए हो तो। नहीं सर, एक दोस्त था ना, वो मेरे को कह रहा है कि भाई 1 1.5 साल हो गए, मैंने एमए के लिए अप्लाई किया है, तो कुछ पता ही नहीं चलता है कब असाइनमेंट हो रहे हैं, कब एग्जाम क्योंकि हो वो रहे हैं। पढ़ा फिर लिखा मैं नहीं है समझ ना गया, ज़्यादा। मैंने कहा वो शायद वो सर एक्चुअली वो दुकान उकान चलाता है अपनी। बस देखिए, बात समझ तो गए। मैं समझ गया कि कहीं ना कहीं अपडेट ये खुद नहीं रहता होगा ना, हाँ, यही अब पढ़ना इग्नू है। वाले कान में तुम्हारे आके बोलेंगे नहीं, बेटा असाइनमेंट सबमिट हो रहा है, तैयार कर लो। यस जी सर, जी अब खुद को ही देखना पड़ेगा। हाँ, अब तुम शाम पे बैठ के गल्ले पर बैठ के वेबसाइट नोट चेक गिन रहे करनी हो। पड़ेगी सर, वो तो बार 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 बार। ठीक है, शाम पर गले पे बैठ के नोट गिन रहे हो दुकान पे, जो भी मिल रहा है। तो वैसे थोड़ी ना होगा यार, तुम ढंग से करो। तुमको मेल किए इग्नू वाले, तुमको पता ही नहीं है। अच्छे खासे बच्चे मेरे पास आते हैं, मैं कहता हूँ हमें अपना एनरोलमेंट नंबर भेजो, 1 साल से सब पढ़ रहे हैं, सबका एनरोलमेंट नंबर ही नहीं पता था। अरे इग्नू में एनरोलमेंट नंबर ही बेसिस है, स्टूडेंट की आइडेंटिटी है, बाकी का तो सब बेकार है। पता ही नहीं है तो तुमको कोई कैसे कोई मदद करेगा। तो ये चीज़ है, तो आदमी अपना पॉइंट नहीं देखता है यार, मतलब नेचुरली बता रहा हूँ, आप उस नज़रिए से सोचिए, और बाकी आपकी इच्छा है। और हाँ, लास्टली, सोल में केवल 4 सब्जेक्ट में मास्टर होता है, सभी सब्जेक्ट में होता भी नहीं है। सर हिंदी में तो होता होगा। कॉमर्स में होता है और लैंग्वेज में शायद होता है, चेक करना पड़ेगा। शायद हिंदी, यस हिंदी में होता है, हिंदी में होता है, सभी सब्जेक्ट में होता भी नहीं होगा। है। ठीक, खैर चलिए। यस सनी, क्या डाउट था आपका? यस प्लीज। हाँ, कमिंग बैक टू द सर सर एक हाँ गौरव, यस मेन प्लीज। क्वेश्चन है हाँ, लास्ट क्वेश्चन सर। है आपका। हाँ। जैसे आपने हम्म, जी सर, अभी केवीएस के बारे में सर आपने बताया था, तो आपने इंटीग्रेटेड वाले की तो बात करी, तो वो तो ठीक है, लेकिन सर आरआई से मेन केवीएस में फायदा क्या है? आपने बताया था कि कुछ नहीं, एग्जाम कोई नहीं होता है फायदा तो। नहीं है, कुछ फायदा नहीं है कि वो जो इंटीग्रेटेड वाले हैं सारे के सारे एलिजिबल हैं। ठीक है। अच्छा, हाँ, मतलब अगर जैसे जो 2 साल वाला बीएड अगर कर नहीं, लेते हैं हम, मेरा कहने का तो सेंस ये था, फायदे की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि आप एनसीईआरटी आरआईस की औकात देखिए कि अलग से मेंशन है उनके लिए। जी सर। कितने गिनती के कॉलेजेस हैं इंडिया में, बाकी के सारे बीएड के बच्चे एक तरफ और उनको एक तरफ रखा गया। तो एक वैल्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कह रहा हूँ। जी ठीक है। हाँ, यस प्लीज सनी गुप्ता, यस प्लीज। नहीं सर, जो जैसे नॉर्मल अगर हम बीएड वहां से कर लें तो कोई एडवांटेज मिल। यस सनी गुप्ता, यस प्लीज। सर सर मैंने डीयू से बीएससी किया है, केमिस्ट्री ऑनर्स। पूरे 3 साल मैंने केमिस्ट्री पढ़ा है वहाँ से। और सर मैंने उसके साथ साथ मतलब मैथ्स भी लिया है, एडिशनल सब्जेक्ट। सर मैंने वो बस 3 सेमेस्टर पढ़े हैं। ठीक तो है। सर उसके क्रेडिट के हिसाब से तो वो 200 से मैंने ज्यादा का पढ़ा है। तो क्रेडिट क्या पे सर बात उसको मत हम करिए, बोल सकते क्रेडिट हैं? आप क्यों गिन रहे हो? कहीं भी मैंने क्रेडिट के बारे में बात किया? नो सर। तो फिर आप क्यों घुसा रहे हो बीच में? तुम चाहते हो ये सुनना कि नहीं सर मैं नॉट एलिजिबल हूँ, तो क्यों सर घुसा रहे हो? मतलब मैथ्स में एलिजिबल नहीं। आप एलिजिबल हो भाई, किसी ने कहीं भी अच्छा क्रेडिट पॉइंट के बारे में सर। बात किया गया कहीं भी? सर उसमें ये लिखा था ना कि 2 साल पढ़ना है, अगर केमिस्ट्री का करना है बीएड तो 2 साल केमिस्ट्री पढ़नी है। या फिर टीजीटी की बात करें, DSSB टीजीटी की, तो उसके लिए उन्होंने कहा है कि केमिस्ट्री अगर 2 साल पढ़ा है तो तुम केमिस्ट्री के टीचर बनोगे। तो सर क्या मैंने 3 सेमेस्टर मैथ्स पढ़ा है, तो सर क्या मैं एलिजिबल हूँ टीजीटी मैथ्स के लिए? 2 साल पढ़ा होना चाहिए, 3 सेमेस्टर नहीं। 3 सेमेस्टर मतलब 1.5 साल हुआ, हाँ जी सर। 2 साल की बात की गई है, राइट? तो सर बस केमिस्ट्री के
नेचुरल साइंस में एलिजिबल हूँ। ऑब्वियसली ओके सर। 2 साल पढ़ा होना चाहिए, ठीक है। यस निकिता। सर वो पीजीटी में मैथमेटिक्स और अप्लाइड मैथमेटिक्स चाहिए ना यस। कोर्स में, तो अगर इग्नू से करे तो उसमें एमएससी मैथ्स विद कंप्यूटर एप्लीकेशन है, तो वो सेम ही माना जाएगा क्या? इग्नू में एमएससी मैथ कराते हैं? ये सर कोर्स तो मैंने देखा है इग्नू की साइट में। एक बार वापस चेक करिएगा। सर कराते हैं। कराते हैं, ठीक है। तो मैथ्स के साथ वो इंटीग्रेटेड करा रहे होंगे, डायरेक्ट एमएससी मैथ नहीं होगा। सर वो एमएससी मैथ्स विद कंप्यूटर एप्लीकेशन है पूरा। तो तुम एक बार सब्जेक्ट चेक कर लो, अगर 2 साल पढ़ रखा है तो एलिजिबल हो। ठीक है सर। ठीक है, सब्जेक्ट देख लो क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं उसमें, ठीक है। हाँ ठीक। यस आशिमा। गुड इवनिंग सर। जी आशिमा, गुड इवनिंग, बताइए। सर जैसे कि मैं इस साल ड्रॉप ले रही हूँ, तो मतलब कि मैंने आपको बताया कि मैं कंप्यूटर कर रही हूँ और आप लाइब्रेरियन साइंस बता रहे हैं, तो सर मैं क्या इस साल वो कर लूँ, पोस्ट ग्रेजुएशन कर लूँ इस साल? मुझे अगले साल तो लेना ही है बीएड में एडमिशन, फिर 2 डिग्री वाला इशू हो जाएगा। नहीं, तुम क्यों पकड़, तुम कुछ देखो, आई डोंट वांट यू टू गेट इन्वॉल्व इन थिंग्स सो मच दैट यू डोंट क्वालिफाई बीएड अगेन। तुम्हारा Yes, प्राइम sir. टारगेट तो वही है ना। हाँ सर। तो तुम अभी 1 ईयर वाला कोर्स ले लो, क्योंकि देखो अकेले पीजी करके तुम इमीडिएटली एलिजिबल नहीं हो जाओगी। तुम कर सकती हो, पीजी वाला भी ऑप्शन चूज कर सकती हो, उसमें कुछ गलत नहीं है, कर सकती हो। Yes, लेकिन sir. मुझे लगता है कि तुम कंप्यूटर स्किल बेस्ड वाले पे ज़्यादा फोकस करो। तुम कर सकती हो पीजी भी, वो भी बेटर ऑप्शन है, ठीक है। वही सोच रही थी मैं सर कि मैं हिस्ट्री कर लूँ इस साल। वो भी बेटर ऑप्शन है, उसमें भी इग्नू कोई से। दिक्कत नहीं है, वो एक बेटर ऑप्शन है, आप बिल्कुल हाँ। कर सकती हैं ग्रेजुएशन के बेसिस पर, ठीक है। क्योंकि उससे भी एलिजिबिलिटी तय होता है, नेट जेआरएफ में एलिजिबल हो जाती हो, ठीक है। हाँ सर। ठीक है, लेकिन नेट Okay, जेआरएफ sir, करके thank you. लोगों को बहुत ज़्यादा तुरंत में कुछ मिलता नहीं है, ये ध्यान रखना। हाँ वो तो है, तो सर मैं कंप्यूटर कर ही रही हूँ साथ में, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं पोस्ट ग्रेजुएशन भी इस साल कर ही लूँ साथ ठीक है, में। लाइब्रेरी साइंस वाला बाद में कर लेना, हाँ सर। पीजी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, वो भी कर सकती हो, ओके ठीक है। हाँ ओके सर, थैंक यू। थैंक यू। ये सनी, कुछ डाउट रह गया आपको? ओके नो सर। हाँ ओके, तो गौरव प्लीज अपना आखिरी डाउट पूछ लीजिए, 2 बार आखिरी हो चुका। हाँ जी सर। हाँ जी सर। हाँ सर जैसे आपने थोड़ा सा आरआई के लिए तो बता दिया था, तो आरआई से सर जो 2 ईयर का बीएड होता है, तो उसका क्या ऐसा होता है कि केवीएस में डायरेक्ट इंटरव्यू देना? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। नहीं है इंस्टीट्यूट सर, वाइज एग्जाम देना इट इज पड़ता अ है। रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट, दैट इज ऑल आई एम सेइंग कि इंस्टीट्यूट लेवल पर वो बहुत ही एक रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट है, ठीक है। उसके रिगार्डिंग मैं कह रहा हूँ, ठीक है, कि एक बहुत ही रेप्यूटेड जगह है पढ़ने के दृष्टिकोण से। चलिए खैर, तो आज जो भी टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड थी, ये सारे चर्चा और डिस्कशन थी। बाकी का दिल्ली बाइट्स के सीटेट की क्लासेस एग्जैक्ट डेट के दिन से शुरू होंगी। अभी तो हमने 7th या 8th को ओरिएंटेशन के रिगार्डिंग बोल रखा है। मोस्ट प्रोबेबली जो भी एग्जैक्ट डेट होगा आप लोगों को बता दिया जाएगा। स्टूडेंट्स हु वांट टू ज्वाइन कैन ज्वाइन दैट, क्योंकि बीच में 25 से 30 तक उसमें एनरोलमेंट बंद कर दिया गया था, तो इट इज़ अगेन इट इज़ रीओपन बिकॉज ऑफ द रीज़न कि बहुत सारे कट ऑफ, ये फला राउंड, ये राउंड, वो राउंड, बहुत सारे बच्चे हैं, कॉलेज वाले स्विच कर रहे हैं, तो वो भी कह रहे हैं कि सर अभी रुक के शुरू करिए, रुक के शुरू करिए, तो इसीलिए नहीं शुरू किया गया। तो मान के चलो कि नेक्स्ट टू 7 to 10 डेज में शुरू कर दिया जाएगा। और जो भी कैंडिडेट्स न्यूली एनरोल्ड है बीएड वगैरह में, आप श्योरली दिल्ली बाइट्स के सीटेट की क्लासेस वगैरह में जुड़ सकते हैं। और जो भी मेजॉरिटी ऑफ द सिलेबस और सारा कुछ है बहुत ही तरीके से कवर कराया जाएगा। तो ऑल द स्टूडेंट्स हु वांट टू ज्वाइन कैन एनरोल। और जो प्रिपरेशन क्लासेस के डिटेल है वो दिल्ली बाइट्स के यूट्यूब पर भी अवेलेबल है, व्हाट्सएप हैंडलर को भी आप टेक्स्ट करके समझ सकते हो सारा कुछ क्या है। और हाँ, दिल्ली बाइट्स के सीटेट क्लासेस में जो भी सारा कंटेंट कवर किया जाता है वो इस नज़रिए से कवर किया जाता है कि जब कोई बच्चा DSSB का एग्ज़ाम देता है तो उसमें एक सिलेबस का एक एरिया रहता है 100 नंबर का सब्जेक्ट कंसर्न, जहाँ पर वही सारे साइकोलॉजी की चीज़ें पूछी जाती हैं। तो हम लोग सीटेट की क्लास में 2-4 टॉपिक्स एक्स्ट्रा ही पढ़ाते हैं, क्योंकि इट इज़ द सेम फैकल्टी जो सीटेट में आपको साइकोलॉजी पढ़ाएगा, वही सेम फैकल्टी सब्जेक्ट कंसर्न भी आपको DSSB में पढ़ाता है। तो हम लोग क्या करते हैं, उस टॉपिक्स को भी उसमें इंटीग्रेट कर देते हैं, क्योंकि एक बार जब आप बीएड में चले जाते हो तो उसके बाद गवर्नमेंट टीचिंग जॉब की प्रिपरेशन के लिए ना जो एंथुजियाज्म और मोटिवेशन आपको अभी है तब नहीं रहेगा, ठीक है, वो आपको तब नहीं रहेगा वो मोटिवेशन। तो ये एक बड़ा मनोवैज्ञानिक रूप से चैलेंज आता है। तो लोग सीटेट के एग्जाम सिर्फ क्वालिफाइंग एग्जाम सोच के पढ़ लेते हैं। इंस्टेड होता क्या है कि किसी भी चीज़ तक पहुंचने का रास्ता यहीं से होके जाता है। जैसे तुम DSSB का पेपर देखोगे तो पार्टी में क्या पूछता है, 20 नंबर का मैथ, 20 नंबर का इंग्लिश, 20 नंबर का हिंदी, 20 नंबर का जनरल नॉलेज, 20 नंबर का
मैथमेटिक्स और रीजनिंग, ये क्या है? ये तो सारा वही पूछता है जो बीएड एंट्रेंस एग्जाम में आता है। तो जिसने बीएड एंट्रेंस एग्जाम ढंग से दिया, प्रिपेयर किया, DSSB का पार्ट ए में उसका पंचिंग पावर एक नॉर्मल स्टूडेंट से ज़्यादा है। फिर तुम सीटेट देने गए, सीटेट में तुमने पढ़ा पेपर 1 पेपर 2, पेडागोजी के पेपर्स पढ़े तुमने साइकोलॉजी पढ़ा, सब्जेक्ट कंसर्न सीटेट का DSSB का पेपर 2, वहाँ तुम्हारा पंचिंग पावर ज़्यादा है। तो अगर किसी को लगता है कि हम यहाँ अच्छा नहीं कर रहे हैं, हम वहाँ अच्छा कर रहे हैं, हम वहाँ अच्छा कर लेंगे, ऐसा नहीं होता भाई। दिस इज़ नॉट पॉसिबल। पूत के पाँव पालने में दिखते हैं। तो तुम्हारा यहीं से रास्ता बनते जाएगा। तो तुम इसको ढंग से किए हो, नहीं ढंग से किए हो, तो भाई अब से जब भी टाइम मिले ढंग से कर लेना। क्योंकि जब वैकेंसीज रिलीज़ होती हैं ना, तो इतने शॉर्ट नोटिस पर रिलीज़ होती है ना कि तब प्रिपरेशन का टाइम नहीं होता है। तब तो तुम केवल सी बन सकते हो। सी समझते हो ना क्या होता है? तब केवल तुम सी बन सकते हो। क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोग कोर्स शुरू कर देंगे, महीने भर में तैयारी कराने लगेंगे। भाई हाथ जोड़ के विनती है, DSSB महीने भर में नहीं निकलेगा, ठीक है? DSSB महीने भर में नहीं क्वालिफाई कर पाओगे। तो वो तो बैच तो शुरू कर ही देंगे, तुमको प्रिपेयर्ड रहना। अब प्रॉब्लम क्या होती है, मैं बोलूँगा कि अगस्त में दिल्ली बैठ के DSSB का क्लास शुरू हुआ क्योंकि वैकेंसी आने वाली। तो बच्चा जानते हो क्या पूछेगा? सर वैकेंसी आ गई है क्या? सर वैकेंसी नहीं आई है तो मोटिवेशन नहीं बन रहा है। हाँ, तो डिमोटिवेटेड लोगों का सिलेक्शन नहीं हो रहा है वहाँ पर। इस गलतफहमी में मत रहना तुम। अगर तुम मोटिवेशन नहीं बन रहा है, तुम वैकेंसी का इंतजार कर रहे हो, तो जिस दिन वैकेंसी आएगी उस दिन टाइम नहीं मिलेगा सांस लेने का तुमको। बच्चे हमारे पास दिसंबर में ज्वाइन किए थे बीएड के प्रिपरेशन के लिए, कब उनका मार्च अप्रैल बीत गया, कब CUET वाला ऐसे ताश की तरफ फेंट दिया, पता भी नहीं चला उन्हें। रिजल्ट आ गया, एडमिशन के लिए परेशान भी हो लिए। ये चीज़ है। तो डिपेंड करता है कि आप कहाँ पर रीच कर रहे हो। तो छोटी छोटी बातें यार बहुत काउंट करती हैं। और इस सब सिलेक्शन के लिए ना कोई बहुत इंटेलिजेंट होने की ज़रूरत नहीं है, बहुत टॉपर होने की ज़रूरत नहीं है, क्लैरिटी होने की ज़रूरत ज़्यादा है कि भैया वो रास्ता वहाँ जाता कैसे है। तभी देखोगे कई बार बहुत सारे एवरेज बच्चे भी सेलेक्ट होते हैं, बिलो एवरेज वाले भी सेलेक्ट होते हैं। क्लैरिटी रहती है, कई बार परसेंटेज नहीं है उनका ज़्यादा, कॉलेज बहुत अच्छा नहीं है उनका, लेकिन वो क्लैरिटी है कि कैसे उसमें सेलेक्ट होना है। तो इस तरह का एडवांटेज मिलता है। अभी शाम को मीटिंग में बात कर रहे थे, किसी ने बोला था हम SSC की तैयारी कर रहे थे, ये कर रहे थे, वो कर रहे थे, नहीं हुआ। DU के बीएड में नहीं हुआ, IP में भी वो नहीं मिला जो उनको चाहिए था। अब नहीं मिला तो घर के निजी लोग तुम्हारे ऊपर हमला कर दिए कि नहीं हम तुमको ये नहीं करेंगे, पापा ने कहा वहाँ नहीं भेजेंगे, इस कॉलेज में भेजेंगे। क्यों? क्योंकि जब तुम जिंदगी में कमज़ोर पड़ते हो, तुम्हारे फैसले कोई और लेता है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट। जब तुम्हारे रिजल्ट तुम्हारे साथ नहीं आएंगे, तुम्हारे फाइनेंशियल कैपेसिटीज अलाउ नहीं करेंगे, वो तमाम लोग जिनकी कोई हैसियत नहीं हो, सब तुम्हारे फैसले लेने लगेंगे। तुमको क्या करना चाहिए, तुमको क्या नहीं करना चाहिए, हर आदमी ज्ञान देने लगेगा। जब भी कमज़ोर पड़ोगे तुम्हारा फैसला कोई और लेगा। तो होता है कि थोड़ा सा जागरूक रहने की ज़रूरत है। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि तुमको शाम को घूमने नहीं जाना है, चाय पार्टी करो, बिल्कुल जाओ। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि तुमको शाम को बार, क्लब, डेटिंग, फैशन, इस सब पे नहीं जाना है। जाना है, डूबना नहीं है उसमें, ठीक है? डूबना नहीं है। इन्हें कि एकदम उसी में घुसे पड़े हैं, बस मैं ये कह रहा हूँ। उसके साथ भी सारा कुछ मैनेजेबल है, बहुत ईजिली मैनेजेबल है। और हाँ, सिर्फ एकेडमिक के हुल हुज्जत में नहीं फंसना है। तो ये एक ओवरऑल जो इतनी देर से टीचिंग जॉब पर मैं डिस्कस कर रहा हूँ आप लोगों से, मोस्ट प्रोबेबली आप लोगों ने सेशन को प्रोडक्टिव फाइंड किया होगा। एंड ऑन अकाउंट ऑफ टीचर्स डे आई हैड जस्ट डिसाइडेड कि जो है ऑन अकाउंट ऑफ टीचर्स डे आई हैड जस्ट डिसाइडेड कि आई विल डेडिकेट होल ऑफ माई डे टू स्टूडेंट्स, ठीक है? सो राइट नाउ द सेशन इज़ गेटिंग ओवर, ठीक है? तो मॉर्निंग में मेरा सेशन था, इवनिंग में था, एंड लेट नाइट में तो खैर चल ही रहा है। तो दैट स्पिरिट एंड मोटिवेशन यू शुड हैव, ठीक है? और हाँ, जब मैं बोलता हूँ कि कोई बच्चा सेलेक्टेड है, नॉट सेलेक्टेड है, मुझे इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता है। कोई बार बार सवाल पूछ रहा है, सही सवाल पूछ रहा है, मोस्ट वेलकम। कोई नॉनसेंस सवाल पूछ रहा है, सर वहाँ से एडमिशन ले लेंगे कोई फ़र्क पड़ेगा क्या? सर वहाँ से एडमिशन ले लेंगे कोई फ़र्क पड़ेगा क्या? तो तुम दिल्ली बाइट्स के स्टूडेंट रहे हो, तुम्हारा सिलेक्शन दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी हो गया हो, तो भी तुम इस तरह का मैसेज करोगे, तुमको मीटिंग से बाहर करने में टाइम नहीं लगाऊंगा। क्योंकि वो मोमेंटम एकदम क्लियर रहना चाहिए, क्या कर रहे हैं, क्या करने बैठे हो, ठीक है? शुरू से बोल रहा हूँ, ये मीटिंग टीचर एजुकेशन के रिगार्डिंग है। तो इवन इफ यू आर सेलेक्टेड, तुम चाहे बोल दो कि सर एड्रेस है, ये वो जो भी सारी है, वो मीठी बातें इज़ नॉट द पार्ट ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन, एज सिंपल एज दैट। तो यू शुड ऑल्सो बी वेरी क्लियर
क्या करना है नहीं करना है। तो आप इस तरह से जब जॉब ऑफ की रिगार्डिंग डिसाइड करते हो, श्योरली यू विल रीच टू गुड कंक्लूजन। एंड लास्टली, इट इज़ रियली डिफिकल्ट टू फाइंड गुड पीपल अराउंड यू। सच बता रहा हूँ, जो ठीक ठाक किसी चीज़ का एक्सपर्टीज़ और नॉलेज रखते हो, वरना तुमको फोकट का ज्ञान दे देंगे लोग बिना अपनी गलती देखे, अपना तरीका देखे। तो आप देख लीजिए कहाँ पर खड़े हो, और कौन कौन सी तुम्हें प्रिपरेशन करनी है, कहाँ करनी है, कैसी करनी है, क्या तुम्हारे पर सूट कर रहा है, ठीक है। और हाँ, इन सब चीज़ों में अठन्नी चवन्नी नहीं बचाना होता है। जैसे एक आखिरी एग्जांपल देंगे, मॉर्निंग में ही एक स्टूडेंट थी शायद, हाँ आज ही शायद या कल, पता नहीं, जब भी था, ठीक है, शायद मॉर्निंग में था। वो मेरे बैच की स्टूडेंट है, लेकिन कभी ये नहीं हुआ कि बैच में जब मैं क्लासेस में पढ़ाता हूँ तो ये जो ज्ञान आप लोगों को दे रहा हूँ, ये ज्ञान थोड़ा थोड़ा मेरे अंदर से ऐसे भी विसर्जित होता रहता है, निकलते रहता है। मैं ऐसे भी क्लास में समझाते रहता हूँ बच्चों को, तो कभी सुनना नहीं है, तब तो लगता है कि बकवास कर रहे हैं बैठ के। अब उसका रैंक होगा लगभग 900 के अराउंड। एडमिशन ले ली, किसी कॉलेज में चली गई जाके, जो भी XYZ कॉलेज हो, जो भी बच्चे का XYZ नाम हो, और जाके डोनेशन दे दी एडमिशन लेने के लिए। और बाद में क्या हुआ, उसके बाद वाले रैंक वालों का भी जो है उसी में एडमिशन, उसके बाद उसका 900 रैंक है, 1100 वाले का भी एडमिशन हो गया उसी कॉलेज में। और मैं लिख के ले रहा हूँ 1300-1400 वालों का भी एडमिशन होगा, जिसमें वो पैसा देती है। तो ये होता है कि तुम जब दिए के करीब भी आ गए हो तब भी तुमको अंधकार महसूस हो रहा है। क्योंकि अगर तुम देखना चाहोगे तो भैया आंख बंद है तो भी मैं महसूस कर पा रहा हूँ कि बाहर रोशनी है। अगर मैं नहीं देखना चाहूँगा तो आंख खुला भी रहेगा तो भी मुझे रोशनी में दिखाई नहीं देगा। आप देखो ना, तुम आंख बंद करते हो, अगर बाहर तुम्हारा लाइट रहता है तो तुम महसूस कर पाते हो, चाहे अंदर कितना भी अंधकार हो। तुम महसूस करना चाहते हो तो कर सकते हो, नहीं करना चाहते हो तो नहीं कर पाओगे। एंड यू हैव टू फिगर आउट। एंड हाँ, अगर तुम्हारे अगल बगल इस तरह के लोग नहीं है तो उसके कारण तुम खुद हो, क्योंकि तुम भी तो किसी के अगल बगल बैठे हो, तुम भी तो कोई वैल्यू नहीं ऐड कर रहे हो, ठीक है, तुम भी कुछ वैल्यू नहीं ऐड कर रहे हो। तुम ही सर्च कर लो, तुम क्यों नहीं वैल्यू ऐड कर रहे हो। तुम थोड़ा सा देख लो, तुम थोड़ा सा रीड कर लो। अगर तुमको टीचर एजुकेशन के फील्ड में आना, योर नॉलेज इज़ योर वैल्यू। पिछले 2-3 घंटे से मैंने 3 घंटे से ऑलमोस्ट, जो भी हो 2 घंटे 3 घंटे, सारी बातों में मैंने कहीं भी सब्जेक्ट पढ़ाने वाली कोई बात की? मैं अपना सब्जेक्ट भी पढ़ाता हूँ, जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन। कोई डेली वाइट्स पर नया है तो ठीक है, मैं अपना सब्जेक्ट भी पढ़ाता हूँ, ठीक है, और मैं ये सारी चीज़ें भी करता हूँ। तो एज अ टीचर मेरे पास इसका भी नॉलेज होना चाहिए। एंड लास्टली, क्या सर आप दिन भर यही करते रहते हैं? नहीं, आज टीचर्स डे के दिन मैंने डिसाइड किया, तो कोई मेरे सेशन में मॉर्निंग में रहा होगा तो वो देखेगा कि 11:30 बजे भी अभिलाष सिंह पूरे उसी एनर्जी और मोटिवेशन और एंथुसियाज्म के साथ बैठा हुआ है। एक एक शब्द, कहीं थकान महसूस नहीं होगा आपको, ठीक है, उसी पूरे एनर्जी और मोटिवेशन के साथ बैठा हुआ हूँ मॉर्निंग से। तो आई जस्ट गिव अ चैलेंज टू माई सेल्फ कि क्या मैं कर सकता हूँ। कैन आई डेडिकेट होल ऑफ माई डे टू स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये चीज़ है, अगर आपके अंदर इस तरह का चीज़ें आती हैं, फायर आती हैं, तो आप करिए। तो सर कल आपके छुट्टी पर? नहीं, पता नहीं, मेरा मन करेगा तो जाके, हो सकता है मैं कहीं बैठा हूँ कुछ भी कर रहा हूँ जो मुझे अच्छा लगे। तो ये चॉइसेस भी आप तभी कर पाते हो व्हेन यू आर स्ट्रॉन्गर विद क्लियर एंड यू हैव क्लियर थॉट एंड क्लैरिटी ऑफ माइंड। तो तुमको पता था, अरे ठीक है यार, जो कर रहे हैं तो कभी एक दिन थोड़ा धीरे भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सब स्पिरिट रखिए। बाकी का गवर्नमेंट जॉब फोकस है, प्राइवेट जॉब फोकस है, कुछ भी फोकस है, उस पर डिसाइड करिए। और हाँ, लास्टली, अगर तुमको क्लियर है तो तुमको दूसरे का सलाह और दूसरे का प्रेशर डिगा नहीं पाएगा। किसी के लिए भी कभी रास्ता आसान नहीं था, किसी के लिए भी। जो लोग लाइफ में कुछ बड़ा कुछ फोड़ रखे हैं ना, उनके लिए कभी कुछ आसान नहीं था, कभी भी। कुछ भी जो लोग बड़ा फोड़ रखे हैं, कुछ भी, उनका तुम बैकग्राउंड देखोगे बहुत नॉर्मल और हम्बल सा। अनटिल एंड अनलेस कि सर आई एम बिग फैन ऑफ XYZ डायरेक्टर, मेरे से पूछो, मैं कहता हूं कि आई एम नॉट फैन ऑफ एनीवन। क्यों? मैं तुम क्या किसी मूवी को बस इस बात पे नहीं देख सकते हो कि तुम इतने कमजोर कैसे हो मनोवैज्ञानिक रूप से? हाँ, 4 एक्टर हैं, 4 अच्छा लगते हैं, किसी के फैन हो? नहीं भाई, कहाँ बात का फैन। हाँ, कुछ टीचर्स हैं जिनको मैं बहुत एडमायर करता हूँ, फैन नहीं हूँ आइडियोलॉजिकली, मेरा और उनका आइडियोलॉजी लेवल पर थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन बहुत एडमायर करता हूँ मैं उनको, बहुत थैंकफुल रहता हूँ मैं उन लोगों को। ये चीज़ है, वो एक अलग चीज़ है।
फैन बनना क्या होता है भाई? ठीक है, आई एम बिग फैन ऑफ माई फादर और ये वो लोग चले जाते हैं। तो मतलब तुम अपने लिमिट सेट कर रखे हो कि अच्छा योर फादर इज द लास्ट लिमिट जहाँ तक तुमको करना है अपनी लाइफ में। डोंट बी फैन इट डज इट मीन दैट आई एम नॉट रिस्पेक्टिंग मी? नो, बी वेरी क्लियर विद योर थॉट्स कि ये चीज़ है, ये चीज़ नहीं है, ये चीज़ मेरे को करना है। और हाँ, दैट शुड बी बैक्ड बाई अ सॉलिड रिसर्च। कोई तुमको क्रॉस आर्ग्यूमेंट करे तो तुम्हारे पास अपनी बात को रखने के लिए पर्याप्त मात्रा में पक्ष हो। ये नहीं कि सर सुने हैं, कोई बोला था, यूट्यूब पर देखे थे, इसका मतलब है कि तुम जिम्मेदारी दूसरे के ऊपर डाल रहे हो। चलिए खैर, तो आज के सेशन के लिए इतना बहुत है। कोशिश करूंगा मैं आने वाले समय में कि गवर्नमेंट टीचिंग जॉब्स पर मैं और ज़्यादा सेशन कंडक्ट करूं। लेकिन होता क्या है कि एक बार जब क्लासेस शुरू हो जाती है ना भाई, तो फिर मेरे लिए गवर्नमेंट टीचिंग जॉब पे सेशन करना बहुत ज़्यादा पॉसिबल नहीं हो पाता है। फिर तो उतने ही बच्चों से मैं बात करूँ जितने डेली बैट्स के बैच में, उतना भी मेरे लिए पर्याप्त रहता है। ठीक है, क्योंकि उस तरह से कर पाना मेरे लिए अमूमन संभव नहीं रहता है, पहला चीज़। और दूसरा चीज़, मैं गूगल मीट पर इसलिए प्रेफर करता हूँ क्योंकि आप लोग भी माइक ऑन करके डायरेक्टली बात कर पाते हो टीचर से, तो थोड़ा एक 1-to-1 वे में हम कनेक्टेड फील करते हैं। तो दैट विल बी ऑल। बहुत सारी शुभकामनाएं आप सभी लोगों को, और बेस्ट विशेस टू ऑल द एस्पायरिंग टीचर्स कि आप लोग अच्छा करिए अपने अपने लाइफ में। और इस बात पे कंफ्यूज होने के बजाय कोई भी फील्ड चूज़ कि अच्छा करो। और अगर जीवन में बहुत ज़्यादा संघर्ष महसूस हो रहा है तो सुबह से पहले रात सबसे ज़्यादा अंधेरी होती है। ठीक है, किसी भी ब्रेक थ्रू पॉइंट के पहले रात सबसे ज़्यादा अंधेरी होती है। दैट विल बी ऑल फॉर नाउ। थैंक यू एवरीवन, गुड नाइट ऑल ऑफ यू। किसी को कुछ डाउट रह गया होगा तो 1-2 मिनट आप रुक सकते हैं। रेस्ट ऑल ऑफ यू कैन टेक योर लीव। गुड नाइट एवरीवन। गुड नाइट। Thank you so much, sir. Good night. गुड नाइट पायल, गुड नाइट।